हेलो। क्या सभी का ऑडियो क्लियर आ रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सभी को? हाँ। वेरी गुड गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। एक सेकंड, हम बैच 2 में भी चेक कर लेते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे सभी के हाल चाल सभी के? हाँ भाई, बैच 2 में भी क्लास चल रही है, एक बार थम्स अप कर देंगे। बैच 2 में भी क्लास दिखाई दे रही है सभी को? चलिए, ओके ओके ओके। हाँ भाई, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। हाँ, सभी को ऑडियो आ रहा है क्लियर? वीडियो क्लियर आ रहा है? मैं दिखाई दे रहा हूं ठीक से? होमवर्क नहीं आया? आ जाएगा बेटा, होमवर्क आ जाएगा, है ना। मैंने आज सुबह ही अपडेट कर दिया था, तो अभी होमवर्क आ जाएगा आपको, है ना। आज का भी होमवर्क अभी ही आ जाएगा आपको। चलिए, करें क्लास की शुरुआत। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो, तो आज है हम लेक्चर नंबर 6 पे। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमने पिछली क्लास में अन्योन्य प्रेरण पढ़ लिया था, इसमें और छोटी मोटी कुछ बातें करेंगे हम। इसके अलावा मेन जो है, हमें स्व प्रेरण पढ़ना है आज की क्लास में। अन्योन्य प्रेरण में भी हमने जो पढ़ लिया उसी पर मैक्सिमम सवाल आते हैं नीट में, उसी पर नीट में सवाल आ भी चुका है जो मैंने आपको करवाया था। तो है ना, बेसिक जो अन्योन्य प्रेरण है वो हमने पढ़ लिया है। अब हमें स्व प्रेरण पे चर्चा शुरू करनी है। चलिए, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। स्व प्रेरण में हमने क्या पढ़ना है उससे पहले अन्योन्य प्रेरण को एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। अन्योन्य प्रेरण में जो हमने मेन बात पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास अगर एक यहां पर कॉइल है और यहां पर दूसरी कॉइल है, तो अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है या इसमें हम धारा प्रवाहित करवाते तो इससे फ्लक्स गुजरेगा, और जो फ्लक्स होगा वो एम आई के बराबर होगा। ठीक है। अब मान के चलो, अगर हमने पहली कॉइल में इतना कर लिया था हमने, और एम का मान अलग अलग कंडीशंस के लिए हमने निकाला भी था। एम का मान हाँ भाई, क्या सभी का ऑडियो वीडियो आ रहा है? क्या सभी का ऑडियो वीडियो आ रहा है? हाँ, क्लास चल रही है सभी की? क्या क्लास चल रही है? हाँ, मैं नहीं दिख रहा हूं लेकिन क्लास तो चल रही है ना? ठीक है। हाँ, तो 2 मिनट बिना वीडियो के मेरी बस आवाज सुन लो ना, फिर मेरा वीडियो भी आ जाएगा, चिंता ना करें। चलिए, क्लास चल रही है सभी की?
देखो भाई, तो हमने पिछली क्लास में अन्योन्य प्रेरण पे चर्चा कर ली थी। हाँ, मेरी सुरीली आवाज आ रही है सभी को? हाँ, मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं, लेकिन मेरी सुरीली आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ, तो मेरी आवाज सुनो 2 मिनट के लिए। अब यहां पर हमने क्या क्या पढ़ लिया था? ठीक है, तो हाँ, क्लास चल रही है आप सभी की। तो हमने ये पढ़ा था कि फाई बराबर जो होता है, हमने पढ़ा था फाई बराबर होता है m इंटू आई। फिर उसके बाद में हमने m का मान भी निकाल लिया था, है ना? हमने m का मान भी निकाल लिया था, हमने अलग अलग कंडीशंस के लिए m का मान निकालना सीख भी लिया था। अब हमें आज की क्लास में क्या करना है ना? हमें आज की क्लास में m का मान जो हमने निकाला था उसके अलावा हमें अब ये देखना है कि अगर मान के चलो हमने ये, वैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बता भी दिया था, लेकिन बस इसका फॉर्मूला है और इस पर बेस कुछ छोटे छोटे से सवाल हमें करने होंगे। तो अगर हम यहां पर धारा देखें तो धारा जो है मतलब फ्लक्स बदलेगी, अगर धारा बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा। तो अगर हमने पहली कॉइल में, ये कॉइल नंबर 1 है हमारे पास और ये कॉइल नंबर 2 है, तो अगर कॉइल नंबर 1 है, कॉइल नंबर 1 है, तो कॉइल नंबर 1 में हमें क्या करना होगा? कॉइल नंबर 1 में अगर हमने धारा परिवर्तित करी, है ना? अगर हमने धारा परिवर्तित करी तो समय के साथ अगर मान के चलो कॉइल नंबर 1 में धारा परिवर्तित हो रही है, तो हम इसी समीकरण को लिख सकते हैं डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी बराबर होगा एम डी आई बटा डी टी। ठीक है, यह हम पढ़ चुके थे, ऐसा हमने देख लिया था। अब इसमें हमें ऑलरेडी पता है सर, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी को हम ई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ई बराबर एम डी आई बाय डी टी, या हम ई की वैल्यू चाहे तो लिख सकते हैं माइनस एम डी आई बाय डी टी, माइनस एम डी आई बाई डी टी, ये हमारे पास ई की वैल्यू होगी। ये ई कब होगा? ये ई की वैल्यू क्या होगी, है ना? ये ई क्या है एक्चुअल में? ये ई जो है बेटा, ये हमें यह बता रहा है कि अगर हमारे पास समय के साथ धारा परिवर्तित होती है, अगर हमारे पास समय के साथ धारा परिवर्तित होती है तो ई क्या होगा, है ना? तो अब इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है? ठीक है, देखो, इसमें क्वेश्चन में हमको ऐसी बातें बोली जा सकती है। अच्छा, पहले तो ये, या हम चाहे तो इसी इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ई बराबर माइनस एम डेल्टा आई बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आई बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास क्वेश्चन में बोल देगा कि यार धारा समय के साथ इस हिसाब से परिवर्तित हो रही है, आपको इक्वेशन दे दी धारा की, तो डी आई बाय डी टी करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें धारा की इक्वेशन नहीं दिया, हमें बोल रहा है कि समय के साथ यह परिवर्तित हो रहा है, लेकिन परिवर्तन में भी हमें बोला कि धारा 2 सेकंड में जीरो से 10 एम्पियर हो गई। अब बताइए ई का मान क्या होगा? अब बताइए ई का मान क्या होगा? तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, है ना? तो उस कंडीशन के लिए हमें एवरेज वाला फॉर्मूला या डेल्टा आई वाला फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, मामला सभी को इतना समझ में आ गया? चल, हाँ भाई। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते, क्वेश्चन कैसे बन सकते ये अब हम देख लेते हैं ना। क्वेश्चन क्या बनेंगे? क्वेश्चन क्या बनेंगे? हेलो हेलो माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक। चल रही है क्लास? क्लास चल रही है सभी की? क्लास चल रही है भाई? क्लास चल रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जब कमेंट दिख रहे हैं मतलब कि क्लास तो चल ही रही है, डाटा तो आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो अब हमने क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि कॉइल नंबर 1 से, हमारे पास कोई कॉइल है, तो इसमें कॉइल नंबर 1 से, कॉइल 1 से धारा 2t, धारा 2t स्क्वायर प्लस 2 के, धारा 2t स्क्वायर प्लस 2 के साथ परिवर्तित हो रही है, के साथ परिवर्तित होती है।
तब टी बराबर 3 सेकंड पर, टी बराबर 3 सेकंड पर, टी बराबर 3 सेकंड पर ई का मान कॉइल 2 से क्या होगा। और ब्रैकेट में दिया हुआ है एम का मान जो है वह 5 मिली हेनरी है। ठीक है, देखो, हाँ क्लास चल रही है आप सभी की, क्लास चल रही है तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे। क्लास चल रही है सभी की, एक बार थम्स अप कर दो। चल ठीक है, ओके, क्लास चल रही है सभी की। चलो ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है ओके। हाँ एक्चुअल में यहाँ पर मेरे घर पे हमने एक इन्वर्टर का एक पावर बैकअप ले रखा है। तो क्या होता है, जैसे लाइट जाती है तो लाइट गई तो वो 2-5 सेकंड लेता है उसको वापस शुरू होने में, है ना। तो उस वजह से इंटरनेट बंद होके चालू हो जाता है, तो उसमें हल्का सा लैग आ जाता है, आप लोगों को क्लास रुक जाती है। बाकी उसके बाद में फिर से नॉर्मल क्लास चलने लग जाती है। चलो एक बार मैं क्लास में स्टार्टिंग से सब कुछ बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अभी क्लास चल रही है ना सभी की, जिसकी भी क्लास ज्यादा अटक रही है वो एक बार क्लास बंद करके फिर से शुरू कर लो। चलिए, तो आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमें क्या क्या बातें पढ़नी है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आज की क्लास में हम अन्योन्य प्रेरण पे चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो अन्योन्य प्रेरण पे हमें और थोड़ी बहुत चर्चा करनी होगी। इसके साथ में इसके बाद में हमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात जो है वह करना है स्वप्रेरण। क्या करना है, स्वप्रेरण, है ना। तो अब स्वप्रेरण में हमें कुछ इंपॉर्टेंट सी चर्चा करनी होगी, स्वप्रेरण को हमें पूरा डिटेल में समझना होगा। अब हमने कल की क्लास में क्या पढ़ लिया था, कल की क्लास में हमने देखा था अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। तो कल की क्लास में अन्योन्य प्रेरण में हमने देखा था कि सर अगर हमारे पास कॉइल नंबर 1 है, हाँ अभी शुरू किया, हर्षिता यादव अभी शुरू किया क्या, हाँ बेटा आप ही का इंतजार कर रहे थे, पिछले 20 मिनट से आपका इंतजार कर रहे थे, पूरा बैच, दोनों बैच आपके लिए इंतजार कर रहे थे। आप आ चुके हो, अब हम फिर से पढ़ रहे, ठीक है, अभी शुरू किया। तो अब यहां पे अगर हमारे पास धारा जो है ना, वो धारा आई, पहली पहली कॉइल में धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो कॉइल नंबर 2 से क्या होगा, कॉइल नंबर 2 से क्या होगा, तो कॉइल नंबर 2 से फ्लक्स जाएगा, जो फ्लक्स का मान हमने लिखा था m इंटू आई लिखा था। अब कल की क्लास में मैंने आपको इसमें m का मान क्या होता है ये निकालना सिखा दिया था। ठीक है, क्या सिखाया था मैंने आपको m का मान निकालना, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक बाहर कॉइल है उसके अंदर एक और कॉइल है तो उसमें हम m की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसके ऊपर हमने कल कैलकुलेशन कर लिए थे। अब इसके अलावा उसमें और क्या हो सकता है ना, अन्योन्य प्रेरण में क्या हो सकता है। तो अन्योन्य प्रेरण में हमारे पास फाई बराबर है m इंटू आई, है ना, फाई बराबर है m इंटू आई। तो अगर फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है समय के साथ तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, क्या लिख सकता हूं, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी लिख सकता हूं। और m तो कांस्टेंट होगा, क्यों फ्लक्स बदल रहा है, क्योंकि पहले वाले में धारा बदल रही है ना, पहले वाले में क्या बदल रही है, धारा बदल रही है। तो अगर धारा बदल रही है समय के साथ तो उसके कारण दूसरी कॉइल में फ्लक्स बदलेगा। अब ये फ्लक्स डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी बराबर लिखेंगे एम डी आई बटा डी टी, है ना, कहां बता रहा हूं मैं, हम लिखेंगे इसे एम डी आई बटा डी टी लिखने वाले हैं। अब इसके बाद में ये डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी को हम ई लिख सकते हैं, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, हम ई लिख सकते हैं, या इनफैक्ट हम इसे डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी को माइनस ई लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हम इसे माइनस ई लिखेंगे, ठीक है, ओके सर। अब यह जो माइनस ई हमने लिखा, माइनस ई जो हमने लिखा है ना, यह कैसे लिखा, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी को हमने माइनस ई लिख दिया है, हमें ऑलरेडी पता है, यह हमने फराडे के नियम से पढ़ा था। अब
यह E बराबर हम लिखेंगे एम डी आई बटा डी टी। अब ये E का माइनस साइन जो था उधर लेगा हम, और E बराबर माइनस एम डी आई बटा डी टी लिख सकते हैं। या हम चाहे, अगर हमें समय के साथ धारा परिवर्तन में डी आई बाई डी टी नहीं करना है, मतलब कि धारा का समीकरण नहीं दिया है समय के साथ, तो हम चाहे तो उसमें कर सकते हैं M बराबर डेल्टा आई बाय डेल्टा टी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डेल्टा आई बाय डेल्टा टी भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है? मैंने फिर से पूरा रिपीट भी कर दिया है। अब इसके बाद में मैं इस पे एक सवाल करवाना चाह रहा हूं, फिर उसके अंदर मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, है ना। तो अगला सवाल, ये पहला सवाल आज की क्लास का देख सकते हैं। हमें बोला कि कॉइल नंबर 1 से धारा का समीकरण दिया गया है, आई बराबर टू टी स्क्वायर प्लस 2 के साथ परिवर्तित होती है। अब हमें बोला है t बराबर 3 सेकंड पर E का मान कॉइल 2 से क्या होगा जब M का मान 5 मिली हेनरी है। क्या यहां तक सभी को मामला क्लियर है? एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे ताकि हम आगे बढ़े और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और साथ ही साथ हम अगला टॉपिक भी पढ़ पाए। ठीक है, मामला यहां तक सभी को 60 आ रहा है। अच्छा, और कोई? जीरो 0.6 आ रहा है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एकदम आसान सा सवाल है सर ये तो, है ना। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? हमें क्वेश्चन में बोला गया है, हल कर देते। हमको करना होगा सर, E बराबर होता है माइनस एम डी आई बटा डी टी। ओके सर, तो M क्या है यहाँ पर? M क्या है? M की वैल्यू जो है सर हमारे पास दी हुई 5 मिली हेनरी, तो 5 इंटू 10 की घात -3। अच्छा, अब डी आई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2 डी टी, ये होगा डी आई बाई डी टी हो जाएगा, है ना। आप चाहो तो मैं से नीचे लिख देता हूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डी 2t स्क्वायर प्लस 2 डी टी। ठीक है, अब इसका हमें अवकलन करना होगा, तो क्या हो जाएगा? ये E बराबर हो जाएगा -5 इंटू 10 की घात -3 इंटू ये हो जाएगा 4t प्लस 2 का अवकलन 0 आ जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा E परिवर्तित हो रहा है समय के साथ। अब कब बताना? t बराबर 3 सेकंड पे बताना। तो ये रखेंगे हम -5 इंटू -3, सॉरी -5 इंटू 10 के बाद -3 इंटू 4 इंटू 3। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लो एक बार, तो सर 4 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो -60 इंटू 10 के बाद -3। तो हम चाहे तो इसे -60 मिली वोल्ट लिख सकते हैं, या मैं चाहूं तो इसे 0.06 वोल्ट भी लिख सकता हूं, है ना। 0.06 वोल्ट भी लिख सकता हूं मैं इसे। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं इसे 1000 से डिवाइड कर लूंगा तो 0.06 वोल्ट आ जाएगा। नेगेटिव में, अगर ऑप्शन में नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव में करेंगे, अगर ऑप्शन नेगेटिव में नहीं होगा तो हम सीधे सीधे परिमाण ही बता देंगे। क्या ये कहानी क्लियर है सभी को? क्या इतना समझ में आ गया सभी को? नादान बालक, क्या नाम है इसका? बैच 2 का बच्चा है। कौन है ये? देवित चौधरी। क्या करे देवित बेटा, अपने घर का पता बताइए, हम 2-4 रस्सी बम भिजवा देते आपके घर। डीटी, हमने, हमारे घर मेहमान आए थे तो 2 गुजिया और 1 डीटी उनको हमने परोस दिया, वो खा गए। डीटी कहां गया? देखो, हाँ भाई, तो अब हमें कहानी को आगे बढ़ाना होगा और हमें डीटी कहां गया? गर्मी में भी वही पूछा, बरसात में भी वही पूछा, ठंड आने वाली है तो भी वही पूछ रहा है, डीटी कहां गया। दिवाली पे भी वही पूछेगा, दशहरे पे भी वही पूछेगा, क्रिसमस पे भी वही पूछेगा, होली पे भी वही पूछेगा। देखो, स्वप्रेरण क्या होता है? स्वप्रेरण क्या होता है? डीटी बेटा वो अवकलन किया ना, तो अवकलन करने में वो डीटी चले जाता है, वही तो अवकलन हो रहा है। चलो, हाँ, अब हम आगे बढ़ते, अब हमें पढ़ना होगा स्वप्रेरण। स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व की बातें अब हमें पढ़ना है। ये क्या नई बात है सर? अब जैसे हमने
अन्योन्य प्रेरण पढ़ा। तो अन्योन्य प्रेरण क्या था? अन्योन्य प्रेरण था सर कि अगर हमारे पास एक कॉइल रखी हुई है और दूसरी कॉइल में हमने देखा कि अच्छा सर इसमें धारा बदलेगी तो दूसरी कॉइल से फ्लक्स, या पहले में धारा जाएगी तो दूसरे में फ्लक्स जाएगा। पहले की अगर हम धारा बदलेंगे तो दूसरे का फ्लक्स बदलेगा, उसके कारण दूसरे में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर स्वप्रेरण क्या होता है? स्वप्रेरण क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखो मान के चलो मेरे पास यहां पर एक परिनालिका है ना। स्वप्रेरण बेसिकली या 99% केसेस में हमें परिनालिका में ही पूछा जाएगा। देखो अब ये है एक और मजेदार सी बात। क्या मजेदार है और क्यों है ये मजेदार सी बात? मान के चलो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा ये बताओ भाई। तो सर अगर धारा प्रवाहित होगी तो इसका मतलब ये है कि समय के साथ धारा बढ़ेगी। बिल्कुल सर, समय के साथ धारा बढ़ेगी ही बढ़ेगी समय के साथ। चलो ठीक है, समय के साथ धारा नियत है, अभी ऐसा मान लेते हैं। तो अगर समय के साथ धारा नियत है तो क्या मैं बोलूं इस पहली रिंग में धारा घूम रही है ना? ये क्या परिनालिका क्या होती है? रिंग 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 है ना। तो ये रिंग रिंग रोजेस वाली बात होती है। तो यहां पर इस रिंग में से धारा प्रवाहित हो रही है जिसकी वजह से आगे वाली रिंग में चुंबकीय फ्लक्स आएगा। मतलब देखो अन्योन्य प्रेरण में क्या हो रहा था? अन्योन्य प्रेरण में हो रहा था सर कि अगर इस कॉइल में हमने, पहली वाली कॉइल में हमने फ्लक्स धारा बहाई तो दूसरी वाली से फ्लक्स गुजरेगा। लेकिन अब स्वप्रेरण में क्या होगा सर? स्वप्रेरण जो है वो एकदम मजेदार सी बात है। क्यों? क्योंकि स्वप्रेरण में क्या होगा? स्वप्रेरण में हमने अगर पहले मतलब धारा बहाई तो ये खुद में ही धारा बह रही है जिसके कारण खुद ही का चुंबकीय क्षेत्र, आगे वालों को लगेगा अरे भैया मेरे पे तो चुंबकीय फ्लक्स आ रहा है, आ रहा है। मतलब कि खुद ही की धारा की वजह से खुद ही का चुंबकीय क्षेत्र है और खुद ही को लग रहा है कि मेरे अंदर चुंबकीय फ्लक्स है। और अगर मान के चलो इसमें अगर मैं समय के साथ धारा परिवर्तित कर दूं, है ना, तो चलो देखो यहाँ पे फ्लक्स क्या लिखूंगा? यहाँ पर भी मैं लिखूंगा फ्लक्स समानुपाती होगा धारा के। किसका फ्लक्स है सर? खुद ही का फ्लक्स है। और धारा भी किसकी है? खुद ही की धारा है। बहुत बढ़िया, है ना। तो यहाँ पर जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा एल। क्या जगह? एल। तो फाई बराबर होगा एल आई। जैसे वहां पर एम आया था वहां ऐसे ही यहाँ पर एल आता। बाकी सारी कहानी सेम है। तो यह इसे हम कहते हैं स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरण गुणांक भी कह सकते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। या इसे हम स्वप्रेरण गुणांक भी कह सकते हैं। स्वप्रेरण गुणांक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये हो कैसा? ये क्या चक्कर है सर? देखो कल हमने एक कहानी सुनी थी कि अगर बगल वालों के घर में वॉशिंग मशीन आती है तो सर हमारे घर में भी आने का माहौल तो बन ही जाता है। मतलब कि क्या था? वह अन्योन्य प्रेरण था। मतलब कि दूसरों में प्रेरण हो रहा है। वो क्या था? दूसरों में धारा परिवर्तित हो रही है, उसकी वजह से खुद का चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है और उसमें प्रेरण हो रहा है ना। उसमें क्या हो रहा है? प्रेरण हो रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर स्वप्रेरण की कहानी समझे तो स्वप्रेरण में क्या होगा? स्वप्रेरण में खुद ही में धारा जाएगी, खुद ही का फ्लक्स बदलेगा और खुद ही में प्रेरण हो जाएगा, है ना। देखो दो चीजें होती है मोटिवेशन। एक मोटिवेशन आता है यूट्यूब देख के, एक मोटिवेशन आता है दूसरों को देखकर। एक मोटिवेशन आता है कि अरे यार ये डॉक्टर बन रहा है मुझे भी बनना है। एक मोटिवेशन आता है अरे सर इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, हमें भी करना है। दूसरा मोटिवेशन जो खुद के अंदर से आता है कि नहीं मुझे पढ़ना है यार, है ना। मुझे तो खुद से मेहनत करनी होगी। मुझे जो सब कुछ मैं कर रहा हूं वो मैं खुद के लिए कर रहा हूं, या मैं अपने भले के लिए कर रहा हूं, मैं अपने पूरे परिवार के भले के लिए कर रहा हूं ये सब। तो ये क्या हो जाएगा? यह जो होगा वो क्या होगा? यह सेल्फ मोटिवेशन होगा, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, तो यह
जो सेल्फ मोटिवेशन है वह स्व प्रेरण है, स्व प्रेरण है ना। मतलब कि मान के चलो आपने अपने आप को कांच में देखा और कांच में देख के सोचा, आय हाय हाय हाय, इतना खूबसूरत रब ने क्यों बनाया। तो ये अगर खुद को ही देखकर मोटिवेटेड फील कर रहे हो, इसका मतलब ये क्या हुआ, यह स्व प्रेरण हो गया, है ना, यह स्व प्रेरण हुआ। और अगर दूसरों को देख के मोटिवेशन आता है तो यह हुआ अन्योन्य प्रेरण, है ना। जैसे कल की कहानी हम समझ रहे थे कि शादी पार्टी में, है ना, कुछ लोगों को देखा होगा कि वो कोई भी शादी में जा, कोई भी पार्टी में जा, खुद के घर की हो या ना हो, वो एकदम बन ठन के जाएंगे, है ना। कुछ लोगों को देखा होगा कि अगर घर के बाहर मार्केट तक भी जाना होगा, घर के बाहर मार्केट तक भी जाना होगा, तो हाथ में घड़ी, जूते, बाल पूरे सेट, है ना, और इसके अलावा डीओ वगैरह लगा कर ही जाएंगे, है ना। कुछ कन्याएं अगर घर के बाहर 4 कदम दूरी पर मार्केट है, वहां तक भी जाना होगा, तो लाली लिपस्टिक लगाए बगैर नहीं जाएंगी। मतलब क्या हुआ, ये सर सेल्फ मोटिवेशन हुआ। सेल्फ मोटिवेशन खुद के लिए, खुद की वजह से हो रहा है। तो ये वही वाली बात है, ये क्या है, यह स्व प्रेरक तो या स्व प्रेरण होगा, है ना। ये क्या होगा, स्व प्रेरण होगा। ठीक है, अब ये स्व प्रेरण में हमें बस वही वाली कहानी कि एल का मान क्या आएगा वो निकाल कर देखना है। तो एक बार हम पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट। जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा समय के साथ परिवर्तित होती है तो उससे संबंधित फ्लक्स भी समय के साथ परिवर्तित होता है। लेंस के नियम के अनुसार फ्लक्स परिवर्तन के विरोध के लिए कुंडली में धारा प्रेरित होती है। यह परिघटना स्व प्रेरण कहलाती है ना। यह परिघटना क्या कहलाती है, स्व प्रेरण कहलाती है। इसी के अलावा कुंडली जिस गुणांक के माध्यम से फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है उसका स्व प्रेरकत्व कहलाता है ना। ये क्या है, एल जो है इसका स्व प्रेरकत्व है। एल को लेकर जो भी सारी बातें हैं, जो भी सारी बातें कहने का मतलब, इसका मात्रक, इसकी बीमा, सब कुछ एम जैसा है। मतलब इसका मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक जो हो जाएगा सर, इसका मात्रक भी हेनरी होगा। हम चिन्हित करेंगे इसका मात्रक एच से। इसके साथ ही साथ यहां पर इसकी वीमा क्या आएगी, इसकी वीमा भी जो एम की वीमा आई थी, ml2 t-2 a-2। ठीक है, सब कुछ सेम होगा जैसा का जैसा एम के लिए हुआ था। अच्छा, अब इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर हम यह समझे कि सर एम का मान, तो एम का मान हमने कल बहुत सारे सवाल करे थे, हमने अलग अलग सवाल करे थे। ठीक है, हमने बोला था कि अगर मेरे पास एक गोल कुंडली होगी, या अगर एक मेरे पास व्रत है उसके केंद्र पर एक दूसरा व्रत रख दिया, एक मेरे पास वर्ग है उसके केंद्र पर एक व्रत रख दिया, तो इन सभी अलग अलग कंडीशन के लिए हमने क्या कैलकुलेट किया था, इन सभी अलग अलग कंडीशन के लिए हमने एम का मान निकालने की कोशिश करी थी पूरी। लेकिन अब क्या होगा, अब हमें एल का मान निकालना है। अब एल का मान तो सर खुद के कारण ही हो रहा है, तो इसमें हमें केवल एक ही फॉर्मूला बनेगा एल का। समझ रहे हो, एम अलग अलग के लिए था, है ना। एम किसके लिए था, एम जो था वह बड़ी वाली कॉइल, उसके अंदर एक छोटी वाली कॉइल, बड़ी वाली कॉइल स्क्वायर हो गई, बड़ी वाली कॉइल रिंग में हो गई। या हमने अन्योन्य प्रेरण में ये भी देखा था कि अगर हमारे पास एक परिनालिका है, उसके अंदर एक और परिनालिका है। तो इसमें बहुत सारी कहानियां हुई थी क्योंकि दो लोग थे, है ना। दो लोग थे कहने का मतलब क्या था कि अन्योन्य प्रेरण में या मोटिवेशन के लिए तुम्हें बाहर पर निर्भर करना पड़ रहा है। मान के चलो कि आपने, है ना, यूट्यूब तो खोला था मोटिवेशन देखने के लिए, है ना। जो लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे मोटिवेशन ढूंढते हैं ना, टेलीग्राम पर, वो कोई मोटिवेशन नहीं है ना, वो डॉक्टर नहीं बन रहे, बस उन्हें टाइम पास करना है। तो तुमने ऐसे ही कुछ बाहर मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करी, तुम्हें बोला पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, एक वीडियो देखता हूं, पढ़ाई में मन लगने लग गया। फिर उसके बाद तुमने एक वीडियो तो देखा, उसके बाद मन तो लगा, लेकिन मन पढ़ाई में नहीं और दूसरे वीडियो में लग गया। फिर तुमने 2 वीडियो देखे, 4 वीडियो देखे, 6 वीडियो देखे, और तुम देखते ही जा रहे हो। तो ये सब कार्यक्रम क्या हो रहा है, ये कार्यक्रम में मतलब इसमें दूसरों पे निर्भरता ज्यादा है, इसलिए एम का मान जो है, एम का मान अलग अलग आ रहा था।
है ना। एम का मान क्या था, एम का मान अलग अलग आ रहा था, लेकिन एल का मान सर मैं तो खुद से ही प्रेरित हूं, खुद से ही प्रेरित हूं। तो एक परिनालिका के लिए एक परिनालिका के लिए एल का मान क्या होगा, एक परिनालिका के लिए एल का मान क्या होगा, यह आप हमें पता करना है। ठीक है, तो एल का मान परिनालिका के लिए कैसे लिखेंगे, देखो भाई, तो क्या आएगा एल का मान एक परिनालिका के लिए। हेलो हेलो माइक चेक। बेटा आपकी क्लास बार बार रुक रही, बाकी सबकी तो चल रही है। तो यहां पर परिनालिका के लिए कैसे लिखेंगे, देखो तो यहां हमारे पास सर मान के चलो एक परिनालिका है जिसकी लंबाई जो है वो हमने एल बोल दी। यहां पर इसका क्षेत्रफल जो होगा वह कैपिटल ए होगा, क्षेत्रफल जो होगा वह कैपिटल ए होगा, है ना, क्षेत्रफल जो होगा वो कैपिटल ए होगा। अब यहां पर हमें फाइ बराबर एल आई लिखना है, तो एल का मान क्या होगा, एल का मान हो जाएगा सर फाइ बटे में आई, या एल लिखेंगे हम फाइ बटे में आई। अब फ्लक्स क्या लिखेंगे, फ्लक्स होता है सर चुंबकीय क्षेत्र इनटू एरिया बटे में आई। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा सर, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस मेरी बात को। चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे हम, ये होगा सर म्यू नॉट एन आई बटे में एल, मुन्नी होता है फॉर्मूला, लेकिन हमने कुल फेरों की संख्या पे चर्चा करी। क्या करा, कुल फेरों की संख्या पे चर्चा करी। क्यों सर कुल फेरे, क्योंकि यहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स होगा तो वो तो पूरी की पूरी परिनालिका में होगा, पूरी की पूरी परिनालिका में होगा, इनटू इनटू एरिया। अच्छा सर एरिया क्या होगा, एरिया ए ही होगा, लेकिन मेरे पास एक फेरा नहीं है, मेरे पास यहाँ पर एक फेरा नहीं है। देख इसमें धारा जाएगी तो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स आएगा वो इसमें सब में से गुजरेगा, सब में से गुजरेगा। तो यहां पर हम इंटू एन करेंगे फिर से। आई बात समझ में, क्यों कर दिया इंटू एन, क्योंकि मेरे पास एक रिंग नहीं है, मेरे पास फिर से एन रिंग है, मेरे पास फिर से एन रिंग है। तो हम यहाँ पे अल्टीमेटली बटे में धारा भी थी, धारा से धारा कट जाएगी, और हम यहाँ पे एल का फॉर्मूला आप चाहो तो आधी नींद में भी रट लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटे में एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटे में एल, या मैं चाहूं तो इसे ऐसा लिख सकता हूं, क्या क्या लिख सकता हूं, देखो इसे लिख सकता हूं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ये मल्टीप्लाई में कैसे हो गया, मल्टीप्लाई में कैसे हो गया, क्योंकि कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन बोली तो ये होगी स्मॉल एन इंटू एल। तो ये होगा, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन का स्क्वायर एल का स्क्वायर ए बटे में एल हो जाएगा, एक एल से एक एल कट जाएगा, तो ये बचेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम और क्या लिख सकते हैं इसे, सर हम एरिया को भी लिख सकते, एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, है ना, एरिया को क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो यह एल का फॉर्मूला बन गया। यह एल का फॉर्मूला आप आधी नींद में भी याद रखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यह कभी नहीं बदलने वाला है, यह बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, यह कभी नहीं बदलने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें यह समझ में आया कि एन या एल जो है वो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, एल जो है वो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, यहीं पर इस साइड में लिख देते हैं, एल जो है वो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। तो एल जो है वो समानुपाती है एन स्क्वायर के, एल समानुपाती है क्षेत्रफल के, एल समानुपाती है लंबाई के, एल समानुपाती या यह माध्यम पर भी निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, माध्यम पर भी निर्भर कर रहा है। मतलब एल जो है वो एक्चुअल में हम देखें तो वही सारी बातों पे निर्भर करता है जिसपे एम कर रहा था, एम ओरिएंटेशन पे निर्भर कर रहा था, एम, हाँ चलो अब यहाँ पे ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं है ना, यहाँ पे ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ ओरिएंटेशन तो जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन 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 फेरों की लंबाई पर निर्भर कर रहा है ना। इसके अलावा यहां पर क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, या जो परिनालिका होगी उसकी लंबाई पर भी निर्भर करेगा।
ठीक है। इसी प्रकार से माध्यम क्या हो सकता है, जैसे अभी म्यू नॉट लिखा हुआ है, तो म्यू नॉट किसके लिए होगा, म्यू नॉट तो सर वायु के लिए होगा। अन्य माध्यम के लिए लिखेंगे तो अन्य माध्यम के लिए लिखेंगे तो उस माध्यम का म्यू लिखेंगे। जैसे अन्य माध्यम के लिए अगर मैं यही वाला फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एल बराबर ना, यहाँ पर तो ये म्यू नॉट है, हम अन्य माध्यम के लिए लिखेंगे म्यू म्यू एन स्क्वायर ए इंटू एल। ठीक है, उस माध्यम का म्यू लिखा जाएगा। जैसे अगर हम समझे कि सर कौन से माध्यम का म्यू ज्यादा होगा, सोचो भाई कौन से माध्यम का म्यू ज्यादा होगा, तो सर हमें हमारे पास अगर लोह चुंबकीय पदार्थ है तो उसका म्यू ज्यादा होगा, तो उसके लिए एल या स्व प्रेरण का मान ज्यादा आ जाएगा। ठीक है। निकिता टुडे इज माई हैप्पी बर्थडे। ओके निकिता बिटिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान करे आप बढ़िया तरीके से पढ़े और इसी साल नीट के एग्जाम निकाले ताकि आपकी अगली दिवाली जो है वो मेडिकल कॉलेज में बने। ठीक है, चलो। हाँ भाई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी जो हमें पता होना चाहिए। एल की वैल्यू अब हमने पता कर ली। अब यहां पर ये जो परिनालिका है ना, यह जो आप चाहो तो आगे ही बना लो या जहां पर भी जगह हो आपकी कॉपी में वैसे बना लो। मैं यहीं पर ही परिनालिका एक और बना देता हूँ क्योंकि स्वप्रेरण में हमें बेसिकली परिनालिका ही पढ़ना होगी। तो हमें ये पता चल गया फाई बराबर होता है एल आई के, फाई बराबर होता है एल आई के। ठीक है, तो अब इसमें एल का मान वगैरह सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके अलावा हमें इसमें आगे बढ़कर और भी कुछ छोटी छोटी सी बातें करनी होगी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स एल का मान ही पूछेगा और एल का मान तो एक ही होता है, तो हमें यहाँ पे कुछ याद करने वाली बात भी नहीं है। म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। अच्छा देखो, तो मैं एक और इंपॉर्टेंट सी बात बता देता हूँ। कल की क्लास में यह आपने अभी स्व प्रेरण के लिए पढ़ा, कल की क्लास में आपने अन्योन्य प्रेरण के लिए भी यही वाला फॉर्मूला पढ़ा था। अन्योन्य प्रेरण के लिए पढ़ा था आपने कि अगर एक कॉइल है और उसके अंदर दूसरी कॉइल है तो उसमें एम का फॉर्मूला जो पढ़ा था उसमें क्या था, म्यू नॉट एन वन एन टू एल इंटू ए। याद करो, तो इन दोनों फॉर्मूले में क्या रिलेशन है सर, अगर फेरों की संख्या बराबर कर दी जाए तो दोनों चीजें एक ही हो जाएगी। ठीक है, दोनों चीजें एक ही हो जाएगी। क्लियर है मामला, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हमें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वापस से इस परिनालिका के पास जाते हैं और इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण सी चर्चाएं करते हैं। मान के चलो इसमें धारा जा रही है इस दिशा में, है ना, अब ध्यान समझना, इसमें धारा जा रही है इस दिशा में, धारा जा रही है अंदर। ओके सर, तो फ्लक्स आएगा, बिल्कुल सर, फ्लक्स बराबर होगा एल आई। अब अगर मान के चलिए मैंने मैंने फ्लक्स जो है वो समय के साथ बदलना चाहा, तो फ्लक्स कैसे बदल सकता हूं समय के साथ, फ्लक्स कैसे बदल सकता हूं समय के साथ। सर समय के साथ फ्लक्स बदल सकते हैं अगर हम धारा बदल देते। तो अगर समय के साथ धारा परिवर्तित हो रही है, समय के साथ धारा बदल रही है, तो समय के साथ धारा बदल रही है तो क्या होगा, तो सर समय के साथ धारा बदल रही है तो हो जाएगा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी बराबर होगा एल डी आई बाय डी टी। ठीक है, जैसे अभी हमने एम के लिए करा था। अब डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, ई, ई बराबर हो जाएगा माइनस एल डी आई बाय डी टी। ठीक है, ये क्या गया, यह इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आ चुका है। ठीक है, अब मैं चाहूं तो इस चीज को ये भी लिख सकता हूं, ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी भी लिख सकता हूं। अब इस पे हमें थोड़ी सी ज्यादा चर्चा करना होगी, थोड़ी सी ज्यादा चर्चा करना होगी। कल या ये एम पे हमने कम चर्चा करी थी, आज इस एल पे ज्यादा चर्चा करना होगी। क्यों ज्यादा चर्चा करना होगी यह समझते हैं। देखो क्या होता है, हम हमारे घरों में जो जो भी सर्किट वगैरह यूज करते हैं उन सभी सर्किट में कहीं ना कहीं हम परिनालिका तो लगाते ही है चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए। लेकिन ये जो परिनालिका हमने इस्तेमाल करी ये कर लेती है दोगला व्यवहार। क्यों दोगला व्यवहार कर लेती है, क्योंकि देखो क्या होता है, मान के चलो यहां पर ये परिनालिका है, ठीक है, इसमें अभी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है।
हाँ, एल धारा पे निर्भर नहीं करेगा बेटा, बिल्कुल सही बात। एल जो होता है वो स्व प्रेरण गुणांक होता है, वो धारा पर या किसी भी बाह्य चीज पर निर्भर नहीं करेगा। कुंडली का ये बताया ना अभी, ये बताइए निर्भरता अभी हमने, ये बताइए अभी हमने को निर्भरता, तो एन पे, ए पर, एल पर और माध्यम पे निर्भर करेगा। अब यहां पर हमें पता चला सर कि ई जो होता है वह समय के साथ, या अगर धारा समय के साथ बदलती है तो ई प्रेरित होता है। अब ये दोगला व्यवहार क्यों करने लगेगा? क्योंकि देखो क्या होगा, मान के चलो ये परिनालिका जो है वह आपने तो एकदम, आप हो सच्चे इंसान, आप हो भले इंसान, आपने सोचा कि मैं परिपथ में परिनालिका बनाऊंगा या लगाऊंगा तो वहां पर मेरे लिए क्या आ जाएगा, मेरे लिए वहां पर किसी प्रकार का कोई चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? किसी प्रकार का कोई चुंबकीय क्षेत्र आपको पैदा करना था, उसके लिए आपने इसका इस्तेमाल किया, तो इसमें धारा आ गई अंदर की तरफ। अच्छा, पहले इसमें कोई धारा, जैसे मान के चलो सर्किट बंद था, सर्किट बंद था। अब मैं तुम्हें एक और बहुत मजेदार सी बात पढ़ाने जा रहा हूं ना। तो पहले सर्किट बंद था, ओके सर, पहले अगर सर्किट बंद था, फिर क्या हुआ, फिर जैसे ही आपने सर्किट को स्विच ऑन किया, सर्किट को आपने स्विच ऑन किया, तो पहले उसमें कोई धारा नहीं जा रही थी, अचानक से धारा बढ़ी, अचानक से धारा बढ़ी। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से क्या अचानक से धारा बढ़ेगी तो अचानक से फ्लक्स आएगा? बिल्कुल सर। तो क्या फ्लक्स बदलेगा? बिल्कुल सर। तो इसमें एक खुद का विद्युत वाहक बल बन जाएगा, खुद का विद्युत वाहक बल बन जाएगा, और उसी का मान हमने पढ़ा E बराबर माइनस एल डी आई बटा डी टी। अब इसकी दिशा क्या होगी? दिशा क्या होगी? देखो ध्यान से समझो, अगर मान के चलो अंदर जाता हुआ करंट समय के साथ बढ़ जाता है, अगर यह करंट जो है ना, यह जो धारा है, यह धारा समय के साथ बढ़ रही है, यह धारा क्या हो रही है, ये धारा समय के साथ बढ़ रही है। तो अगर समय के साथ धारा बढ़ रही, तो हमें पता है कि सर अंदर जाती हुई धारा बदलेगी, बढ़ेगी, मतलब अंदर जाता फ्लक्स बदलेगा, बढ़ेगा। तो ये कॉइल क्या चाहेगी? ये चाहेगी कि अंदर जाती हुई धारा कम हो जाए, अंदर जाता हुआ फ्लक्स कम हो जाए। ये कुछ कुछ हमने पढ़ा है फराडे के नियम में। हाँ भाई, फराडे के नियम में हमने ये सब कुछ पढ़ा होता है कि सर अगर हमारे पास है ना धारा इधर से जा रही है, इधर से बाहर आ रही है, तो अगर अंदर जाती हुई धारा जो है, अंदर जाती हुई धारा अगर समय के साथ बढ़ रही है, तो अगर अंदर जाती हुई धारा समय के साथ बढ़ रही है, तो इस कंडीशन में बैटरी का ये जो परिनालिका है, यह क्या चाहेगी? यह बोलेगी कि भैया मेरे अंदर आपने धारा बढ़ाई तो मैं एक विपरीत दिशा में छोटी सी बैटरी बना लूंगी। क्या कर लूंगी? छोटी सी बैटरी बना लूंगी, छोटी सी बैटरी बना लूंगी। तो यहां पर आई की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में ये एक छोटी सी बैटरी बना लेगी, और यह बैटरी ई जो होगी उसका मान होगा माइनस एल डी आई बटा डी टी। तो क्या सर इसका मतलब यह है जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो इस प्रेरक के अंदर धारा जाना बंद ही हो जाएगी? क्योंकि सर मैं तो धारा इधर से भेज रहा हूं, एक और सेल अंदर से बन गया, तो ये नेट जीरो कर देगा क्या? नहीं, नेट जीरो नहीं होगा। आप जो है, आप 220 वोल्ट पे भेज रहे हो, आप बहुत ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो, लेकिन इसके अंदर जो जो धारा या विपरीत दिशा में जो धारा प्रेरित हो रही है, या विपरीत दिशा में जो विद्युत वाहक बल है, वो उसका मान बहुत कम होता है। बहुत कम में सर कितना कम होता है? इसका मान होता है, इसका मान आप मान सकते हो कुछ मिली वोल्ट में होगा। ये 1 वोल्ट होगा तो बहुत ही बड़ी बात होगी, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू तो आती है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आती है। मतलब कि जिस दिशा में आप धारा प्रवाहित करवाओगे, उसकी विपरीत दिशा में एक और बैक ईएमएफ आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं हम? बैक ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे? बैक ईएमएफ आ जाएगा। तो जिस दिशा में आप धारा प्रेरित करवा रहे हो उसके विपरीत दिशा में एक और सेल बन जाएगा, और उसका ईएमएफ माइनस एल डी आई बटा डी टी हो जाएगा। तो क्या सर ये हर किसी में होगा? हाँ, ये हर किसी में होगा। तो एक्चुअल में ये जो आपके सामने बना, ये हमारा एक और डिवाइस होता है जिसे हम प्रेरक कहते हैं। प्रेरक। जैसे हमने प्रतिरोध पढ़ा था, जैसे हमने संधारित्र पढ़ा था, वैसे ही अब हमें पढ़ना होगा प्रेरक। ठीक है, क्या होगा? प्रेरक। अरे बल्ब इसलिए धीरे नहीं जलता, बल्ब के अंदर नहीं लगा हुआ होता प्रेरक, है ना? इंजीनियर मत बनना। जो बोल रहा हूं वो पहले एक बार ध्यान से समझो बेटा। तो अगर मेरे पास यहां पर परिनालिका थी, तो परिनालिका थी, तो यहां पर यह परिनालिका जो है वो भी एक मेरे लिए सर्किट एलिमेंट बन जाता है, और उस सर्किट एलिमेंट का नाम होता है प्रेरक। ठीक है, तो सर ये क्या कर रहा है? जैसे देखो हमने क्या करा था, हमने अगर स्टार्टिंग में पढ़े प्रतिरोध, तो प्रतिरोध पढ़ा, तो प्रतिरोध क्या कर रहा था? सब जैसी धारा जाती थी तो धारा के पथ में रुकावट आ जाता थे,
क्या आती थी? धारा के पथ में रुकावट आती थी, जिस रुकावट के कारण वहां पर धारा ठीक से नहीं बहती थी, या धारा तो बहती थी सर लेकिन वहां पर विभवांतर आ जाता था और वह ऊष्मा के रूप में ऊर्जा को परिवर्तित कर देता था। फिर हमने पढ़ा था संधारित्र। तो सर संधारित्र ऊर्जा नष्ट कराता था या ऊर्जा संचित करता था? हाँ भाई, संधारित्र क्या करता था? संधारित्र ऊर्जा को नष्ट करता था या ऊर्जा को संचित करता था? संधारित्र क्या करता था? स्टोर करता था, संचित करता था, बिल्कुल। और वो जो ऊर्जा संचित करता था वो किस रूप में करता था? वह विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित करता था। उसका काम क्या होता था? उसका काम होता था सर कि अगर हमारे पास कोई भी परिपथ है और उस परिपथ में अचानक से आपको झटका देना है, किसी को मारना है, झटका देना है ना, तो झटका देने के लिए कौन काम आता था? प्रेरक काम आता था, सॉरी संधारित्र काम आता था। अब ये प्रेरक क्या कर रहा है? देखो, मान के चलो कि आपके परिपथ में कांस्टेंट धारा, नियत धारा जा रही है, लेकिन अचानक से धारा बढ़ी, अचानक से धारा कम हुई, अचानक से धारा बढ़ गई, अचानक से धारा कम हुई, हल्का सा फ्लक्चुएशन है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा तो ये भी खराब हो जाएगा, लेकिन हल्का सा जो फ्लक्चुएशन आ रहा है धारा में, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब क्या करता है कि देखो क्या हो रहा है कि एकदम से, है ना, यहां पर ऐसा समझो यार, मेरे पास यहाँ पर एक बहुत हैवी मशीन लगी हुई है ना, यहाँ पर मेरे पास एक मशीन लगी हुई है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मशीन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फ्री मतलब कोई भी मशीन हो सकती है ना। तो यह क्या होता है, जैसे ही इसमें धारा आने लगी तो अब वो मशीन में कांस्टेंट धारा आ रही थी, ये एकदम से धारा बढ़ी। तो ये एकदम से धारा बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, ये जैसे ही थोड़ी धारा बढ़ी, ये जितनी धारा बढ़ेगी उतना बैक ईएमएफ एक बैक ईएमएफ बना देगा। ठीक है, तो ये बैक ईएमएफ बनने की वजह से मशीन पे जो लोड जा रहा था, ये मशीन पे जो धारा जा रही थी, वो ऑलमोस्ट सेम ही जाएगी, उसमें एकदम से फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। ठीक है, इसका विपरीत भी है, इसका उल्टा भी होता है। इसका उल्टा क्या होता है सर? मान के चलो मेरे पास यहां पर एक यही परिनालिका जैसा ही सिस्टम है, इसमें धारा जा तो रही थी लेकिन धारा समय के साथ कम हो रही है। तो धारा अगर समय के साथ कम होती जा रही है, स्टेबलाइजर जैसा नहीं होता है। मुझे पता था ये कुछ दो चार होंगे, है ना। स्टेबलाइजर नहीं होता बेटा, स्टेबलाइजर जो होता है वो तो बहुत बड़ी बात होती है ना। स्टेबलाइजर में तो बहुत सारी चीजें लगी हुई, उसमें तो प्रेरक भी लगा हुआ होता है उसके अंदर। हाँ, स्टेबलाइजर के अंदर भी प्रेरक लगा हुआ होता है, उसके अंदर संधारित्र भी लगा हुआ रहता है, उसके अंदर कुछ प्रतिरोध भी लगे हुए होते हैं, सब होता है। वो तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो गया ना। ये आप बेसिकली ऐसा समझ सकते हो। इसका अभी हम आगे चलकर जब एसी करंट पढ़ेंगे तो और भी हम इसका यूज भी देखेंगे। ठीक है, तो यह हमारी जो ट्यूबलाइट होती है, तो ट्यूबलाइट में आपने देखोगे ना, बीच में एक डिब्बी, एक तो स्टार्टर लगा होता है और एक बीच में एक डिब्बी सी लगी हुई रहती है ना। तो वो डिब्बी या वो जो कॉइल होती है वो उसके अंदर प्रेरक होता है असल में। ठीक है, तो इसका उल्टा भी होता क्या कि अगर समय के साथ धारा कम हो रही है तो ये कॉइल क्या चाहेगी, अरे धारा कम हो रही है, फ्लक्स कम हो रहा है, तो मैं बढ़ाऊं तो ये क्या करेगी, यह विपरीत दिशा में, है ना। अगर समय के साथ अंदर जाती हुई धारा कम हो रही है तो विपरीत दिशा में एक बैटरी की भांति व्यवहार करने लगेगी और इसका भी ईएमएफ ई बराबर LdI/dt होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली मशीन पर लोड एकदम से बहुत ज्यादा और एकदम से बहुत ज्यादा ना तो बढ़ने देगा ना तो बहुत ज्यादा कम होने देगा। अब इसका यूज कहां करते हैं सर? इसका यूज कहां करते हैं, या क्या हमने कभी इसे फील किया है? कभी हमने इसे फील किया है? देखो, इसका मैं एक बेहतरीन सा फील बताता हूं आपको। आपने कभी देखा होगा जैसे बाहर रोड पे जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हुए होते, क्योंकि इसका फील लेने के लिए कुछ बड़ी मशीन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हुए होते, तो ट्रांसफार्मर वगैरह में कभी कभी क्या होता है, चिंगारियां निकलने लग जाती है, चिंगारी निकलती है। क्या कभी तुमने कहीं पर ट्रांसफार्मर वगैरह में या तार से जब तार टच हो जाता तो उसमें से चिंगारी निकलती है? क्या चिंगारी निकलते हुए देखा है कभी? क्या तार में से चिंगारी निकलते हुए देखा है कभी किसी ने? अगर हाँ, तो ये जो चिंगारी निकल रही है वो प्रेरक की वजह से निकल रही है ना। उस मशीन में कहीं ना कहीं प्रेरक लगा हुआ था जो चिंगारी निकाल देता है
है ना। कैसे? क्योंकि देखो क्या होता है, एकदम से जैसे तुमने स्विच बंद किया, बड़ा सा स्विच बंद कर दिया, तो जैसे स्विच बंद हुआ है ना, तो स्विच बंद होते ही क्या होगा, उसके अंदर जो प्रेरक है उसकी एकदम से धारा खत्म हुई, तो वो विपरीत दिशा में एक बैटरी बना देगा, जिसकी वजह से तुम्हारा स्विच बंद करने के बाद में भी हल्की सी धारा उसमें चली जाती है। और वो जो धारा है वो कहीं ना कहीं जाकर, अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है या कहीं कहीं ना कहीं जाकर, वह जो धारा है वह चिंगारी के रूप में नजर आती है। एक्चुअल में उसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह चिंगारी के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वह उसके अंदर क्या है, उसके अंदर प्रेरक है, प्रेरक है। अब ये प्रेरक बेसिकली कर क्या रहा है, देखो अच्छा इसका और फील लेना हो तो आप ऐसा समझ सकते हो कि मैंने आपको समझा था कि हमारे घरों में ना पापा वाली कहानी सुनाई थी कि अगर एकदम से झटका लगता है तुम्हें, तो झटका लगता है तो तुम तुरंत उठ जाते हो, तो वो क्या था, वो संधारित्र का झटका था जो तुम्हें एकदम से उठा देता है। तो प्रेरक क्या करता है, प्रेरक एक्चुअली में आपको बचा लेता है। प्रेरक है ना, पापा अगर संधारित्र थे तो मम्मी प्रेरक है। क्यों? क्योंकि एकदम से अगर मान के चलो, है ना, तुमने कुछ ना कुछ कारनामे कर दिए, अब तुम्हें पटने वाली थी बहुत भयंकर मार ना, बहुत भयंकर मार पिटने वाली थी, लेकिन जैसे ही तुम्हारी मार खाने की बारी आई, तब मम्मी ने बचा लिया तुम्हें। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं है ना, रहने दो, मैं समझा देती हूँ, अगली बार से नहीं होगा, है ना। या मम्मी या भैया या दीदी, नहीं भैया दीदी तो नहीं सर, ये तो उल्टा ही काम करते, ये तो हमें और डुबा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, मम्मी तो ऐसा कर देती कभी भी, है ना, कि हाँ आप क्या अपोजिट हो सकता है, जिसके घर में अपोजिट है तो अपोजिट देख लो, है ना। लेकिन हाँ लड़कियों के साथ अपोजिट होता है ना, लड़कियों के साथ अपोजिट होता है। लड़कियों को मम्मी संधारित्र की भांति व्यवहार करती है तो पापा प्रेरक बन जाते, पापा बचा लेते बहुत बार। लेकिन हाँ लड़कियों के साथ उल्टा होता है ना। लेकिन लड़कों के साथ तो प्रेरक मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना, हर जगह संधारित्र ही है जीवन में उनके तो। ठीक है, तो यह एक तरीके से प्रेरक हो गया। अब हमें यह भी समझ में आ गया सर कि यह किस दिशा में हमारे लिए एक बैटरी की भांति व्यवहार करता है। मतलब यह अगर धारा बढ़ रही है तो उसके विपरीत दिशा में धारा कम हो रही है, तो धारा की दिशा में ही, धारा की दिशा में ही एक बैटरी की भांति व्यवहार करने लग जाता है, और इसे हमने क्या बोला, प्रेरक। ठीक है, तो अब इसमें भी यार बहुत सारी कहानी होगी पूरी की पूरी, सब प्रेरक है। तो जैसे हमने संधारित्र पढ़ा था, तो संधारित्र में ऊर्जा, तो प्रेरक की भी ऊर्जा कितनी आएगी, इसका श्रेणी संयोजन, इसका समांतर संयोजन, पूरी कहानी अब हमको एक एक करके पढ़ना होगी। वैसे इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये ऑलरेडी हमें संधारित्र और प्रतिरोध पढ़ा है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो आप, ये है प्रेरक, ये है प्रेरक। अरे सर मूर्ख बना रहे हो, ये प्रेरक थोड़ी ना है सर, ये तो पहला वाला तो टोरॉइड और दूसरा वाला परिनालिका है। वही तो मैं बोल रहा हूं, वही तो मैं बोल रहा हूं कि ये है भली टोरॉइड और परिनालिका, लेकिन ये किसकी भांति व्यवहार कर रहे हैं, प्रेरक के भांति व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, है ना, यह प्रेरक की भांति व्यवहार करेंगे। चलो अब इसमें हमें संचित ऊर्जा, देखो इसके सिरों पर विभवांतर तो लिखना आ गया हमें। अगर इसके सिरों पर देखो, इसमें सबसे पहली बात देख लेंगे, इसके सिरों पर विभवांतर जो होगा, विभवांतर का परिमाण, यह हो जाएगा E बराबर एल डी आई बटा डी टी, है ना। परिमाण लिख रहा हूं मैं, केवल वैल्यू लिख रहा हूं मैं, इसमें प्लस माइनस का साइन नहीं लगाऊंगा। पहली बात, प्लस माइनस का साइन कैसे लगाओगे, आपको पता चल गया कि एक बैटरी की बात ही व्यवहार कर रहा, तो आपको पता है कि बैटरी में कौन सा सिरा पॉजिटिव है, कौन सा सिरा नेगेटिव होता है। जैसे आपको पता है ये सिरा पॉजिटिव है, ये सिरा नेगेटिव है, ये सिरा नेगेटिव है, ये सिरा पॉजिटिव का बैटरी के अंदर। ठीक है, अच्छा अब साथ ही साथ यहां पर इसमें संचित ऊर्जा क्या होगी, मतलब इसमें संचित ऊर्जा क्या होगी, इसमें संचित ऊर्जा क्या होगी। तो संचित ऊर्जा कैसे निकालेंगे, अब आप चाहो तो इसका मैं डेरिवेशन से बता देता हूं, बाकी आप डेरिवेशन नहीं भी करोगे तो डायरेक्ट मैं ऊर्जा की वैल्यू बता देता हूं आपको। इसमें संचित ऊर्जा का जो मान होता है वो होता है
हाफ एल आई स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। और ये ऊर्जा किस रूप में संचित कर रहा है? ये ऊर्जा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित हो रही है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको एल का जो विमा और एल के बारे में जो हमने बात करी थी ना, आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते थे। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों ने एकदम जल्दी निकाल दिया था कल की क्लास में, क्योंकि उनको ये फॉर्मूला पता था ना। देखो U बराबर लिख रहे हैं हम हाफ एल आई स्क्वायर। तो आप चाहो तो यहां पर अगर आपको एल की विमा निकालनी हो, एल की विमा, देखो मैंने तुम्हें तो पहले ही बताया था जब मात्रक और मापन पढ़ा था कि इस दुनिया में तुम्हें कुछ भी निकालना, किसी की भी विमा निकालना हो तो आपको केवल दो ही चीजों का सहारा लेना होगा, बल और ऊर्जा, बल और ऊर्जा, बल और ऊर्जा, इन्हीं से सारी चीजें निकलेगी। तो यहां पर हम चाहे तो लिख सकते हैं ml2t-2, हाफ की तो कोई विमा नहीं होगी और जगह L2, तो ये डिवाइड में चलेगा तो ml2t-2 a-2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह कुछ बेसिक सी बात है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते और भी कुछ मजेदार सी बातें करते हैं हम। तो ये अच्छा, फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ? अगर आप चाहो तो डेरिवेशन एक लाइन में बता देता हूं मैं आपको। यहां पर ऊर्जा जो होगी है ना, ऊर्जा को हम EI लिख सकते हैं, है ना। मतलब कि देखो यहाँ प्रतिरोध तो है नहीं, तो हमें पता है सर कि अगर आप ऊर्जा लिखना चाहते हो तो ऊर्जा हमें I²RT पता होती है, RDT पता होती है, लेकिन ये प्रतिरोध तो है नहीं। यहाँ पे तो विभवांतर, तो हमें लिखेंगे EI इंटू डेल्टा टी। अब E क्या है? E है सर LdI/dt इंटू आई इंटू डी टी। ये dt से dt कट जाएगा, I का इंटीग्रेशन करोगे तो Li²/2 आ जाएगा। ये ऊर्जा का फॉर्मूला बन गया, संचित ऊर्जा का फॉर्मूला बन गया। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर इसमें प्रेरक को देखें तो सर प्रेरक भी एक तरीके से हमारा सर्किट एलिमेंट बन चुका था। सर इसमें भी वैसे सवाल होंगे क्या? ये डंग 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 बैटरी लग गई, डंग 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 कैपेसिटर लग गया, डंग डंग डंग, हाँ वैसे सवाल इसमें भी बनाए जा सकते हैं। वैसे वाले सवाल नीट में आए नहीं है कभी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो सवाल करवा दूंगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है ना, इसके अलावा प्रेरक का इसमें प्रेरक का संयोजन हो सकता है, प्रेरक का संयोजन। प्रेरक का संयोजन, तो प्रेरक का संयोजन जो होता है वह क्या होता है यह समझ लेते हैं एक बार हम। प्रेरक का संयोजन जो होता है वह क्या होता है यह समझ लेते हैं हम एक बार। प्रेरक का संयोजन क्या होता है यह समझ लेते हैं एक बार। तो अब मेरे पास प्रेरक में भी देखो वैसे ही संयोजन हो सकता है, श्रेणी और समांतर। आप चाहो तो इसका मैं डेरिवेशन बता दूं, लेकिन बोर्ड में भी इसका डेरिवेशन नहीं आता है। मैं आपको आप बोलते तो इसका फॉर्मूला बता दो, इसमें मैं कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाने वाला हूं, क्योंकि ये आर जो होता है उसके जैसे ही होता है। तो यहां पर अगर मान के चलो मेरे पास ये एक प्रेरक है, ये दूसरा प्रेरक है L1 और L2। तो इसमें इसका जो तुल्य जो होगा वह हो जाएगा L तुल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा L1 प्लस L2। क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 हो जाएगा। इसी प्रकार से समांतर में क्या हो जाएगा? समांतर में क्या हो जाएगा? अगर मेरे पास यहां पर यह एक L1 प्रेरक तो है, यह मेरे पास एक L2 प्रेरक तो है, यह दोनों समांतर में रखे हुए, तो L तुल्य जो हो जाएगा वो रखेंगे हम 1/L तुल्य बराबर होगा 1/L1 प्लस 1/L2 के, 1/L1 प्लस 1/L2 के होगा। ठीक है मामला। अब बस इस पे बेसिक से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। पहले चलो ये वाला सवाल करके बताओ, ये वाला सवाल करके बताओ। हाँ भाई, पहले ये वाला सवाल करके बताऊंगे जल्दी।
चल ठीक है। हाँ भाई, आया आंसर? आवाज नहीं आ रही। तुम लोगों की किस्मत थोड़ी सी खराब हो गई। मैंने सोचा था कि तुम्हें बेबी से मिलवा देते हैं। अब वो सो गया। सुबह से मस्ती कर रहा था, अभी ही सोया, थोड़ी देर अभी ही सोया, मतलब अभी मैं जब तुम्हारी क्लास शुरू कर रहा था 2 बजे, तब भी जग रहा था। चलो तो अपन कल क्लास रखें, कल क्लास शुरू करते ही तुम्हें मिलवा दूंगा, ठीक है? कल मैं लेकर ही आऊंगा उसे। चलो इसका आंसर बताओ पहले, क्या आएगा? एकदम ही आसान सा सवाल, एकदम ही आसान सा सवाल। इसमें इसमें कोई आज जगा दो नहीं, ये मजाक में ले रहे हैं कुछ बच्चे। जगा दो बेटा, फालतू में, है ना? हम तो ऐसे सोचते हैं कि ये सो जाए, ये सो जाए, मुश्किल से तो सोते हैं बच्चे, और उसमें भी जगा दो। चलो आया आंसर? चलो क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ। 4.75 आ रहा है, और कुछ? देखो, तो 0.5 मिलकर क्या बना देंगे? 0.5 समांतर में है, तो ये मिलके 0.25 हेनरी बन जाएगा। सर आपको कैसे पता? मुझे तो पता है। क्यों? क्योंकि अगर दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े होते हैं तो उनका जो तुल्य होता है वो आधा हो जाता है ना? उनका तुल्य जो हो जाता है वो आधा हो जाता है। अब ये बचे हुए सारे श्रेणी में आ जाएंगे, तो ये क्या बचा? 0.25 हेनरी, 0.25 हेनरी प्लस 0.5 हेनरी, तो क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? ये कौन 4.75 और पता नहीं अजीब अजीब आंसर कैसे बता रहे थे? कल तो छुट्टी है ना? कल वो आप लोग बता दो, आप लोग बोल दो छुट्टी तो छुट्टी, आप लोग बोलोगे पढ़ा दो तो पढ़ा दूंगा मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हम तो घर पे बैठे हैं भैया। तो यहाँ पर अल्तुल्य जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 हेनरी के बराबर। हाँ भाई, अगला सवाल, अगला सवाल। हाँ यही वाला सवाल कर लेते। ठीक है, आसान सवाल है, जल्दी से आपको जवाब बताना है। पढ़ा दिया जाए कल? ठीक है, चलो कल भी पढ़ा देंगे, ठीक है, ओके। हाँ कल भी क्लास रखेंगे, कल भी 2 बजे रख लेंगे, सेम टाइम, सेम टाइम 2 बजे। रिवीजन कर लेंगे, हाँ रिवीजन आप कर लेना, क्योंकि मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं दिवाली वाले दिन भी क्लास लूंगा, दिवाली दिन वाले दिन तो छुट्टी होगी। छुट्टी कितना प्यारा वर्ड है। हाँ तो बेटा आप इस वर्ड से प्यार कम ही करो तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए और आपके भविष्य के लिए। अगर आपको इस वर्ड से प्यार हो जाएगा छुट्टी से, तो हो सकता है कि ये आपके जीवन में इतना अंदर तक घुस जाए कि आपकी जिंदगी भर छुट्टी ही हो जाए। नीट से छुट्टी हो जाए, डॉक्टर बनने से छुट्टी हो जाए, छुट्टी ही छुट्टी हो जाए, है ना? और याद रखो कि जो लोग ज्यादा छुट्टी करके घर पर बैठते हैं ना, तो उन्हें दुनिया क्या कहती है। क्या आएगा आंसर? आप भी स्टील के ग्लास में पानी पीते हो? हाँ बेटा, हम तो राजकुमार है, हम तो महाराजा है। हमारे लिए तो अभी ये स्टील का ग्लास थोड़ी ना बेटा, ये तुझे स्टील दिख रहा था क्या? वो तो हमने उसके ऊपर जैसा ऐसा रहता है ना कि तुमने देखा होगा कि कुछ कुछ ज्वेलरीज के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करवाते हैं, तो हमने सोने के ग्लास के ऊपर स्टील की प्लेटिंग करवा दी, ताकि जो बर्तन मांजने आती है आंटी वो चुरा कर ना ले जाए, उन्हें ना पता चले, इसलिए। हाँ अरे ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, छुट्टी छुट्टी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। क्या आएगा आंसर?
हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 240 फेरे एवं 12 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली परिनालिका में धारा 0 पॉइंट है ना, क्या बोल रहा है, 0.8 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित हो रही है। तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो देखो, उसने ई बराबर, हमें तो पता है एल डी आई बाई डी टी होता है, तो उसने हमें ये क्या दिया भाई, 0.8। अच्छा सर, ये हमें डी आई बाई डी टी दिया हुआ है। क्या दिया भाई? डी आई बाई डी टी दिया हुआ है, लेकिन एल तो दिया ही नहीं है, एल तो दिया ही नहीं है। अच्छा, तो ये जो डाटा दिया हुआ है, इससे ये चाहता है कि हम एल की वैल्यू निकाल ले। एल क्या होता है? एल होता है सर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डी आई बाई डी टी। इन सबको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो म्यू नॉट ही है सर। एन कितने हैं? फेरों की संख्या। अच्छा, अब ध्यान रखो, ये वाला फॉर्मूला ना लगाते हुए आप लगाओ यहां पर एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बटे में एल। सर बदल क्यों गए आप क्यों बदल गए? नहीं, मैंने कुछ नहीं बदला। क्यों सर, क्या बदला क्या नहीं बदला? यहाँ पे डी आई बाई डी टी, तो एन क्या है? एन जो है वह फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या, इसलिए मैंने वहां पर कैपिटल एन कर दिया। पाए तो पाए होगा, त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻² का स्क्वायर बटे में लंबाई, लंबाई है 12 सेंटीमीटर, 12 × 10⁻² इंटू डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी कितना है? 0.8। इन सबको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है मामला? चलो ठीक है। स्मॉल एन क्या है बेटा? स्मॉल एन प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है, ये कुल फेरों की संख्या। तो हमें कुल फेरे दिए हुए थे, इसलिए हमने कैपिटल एन रख दिया। इसका आंसर क्या आएगा? ये आपका होमवर्क है, दिवाली होमवर्क, दिवाली होमवर्क। क्या बात कर रहे हो सर, इतना छोटा सा कैलकुलेशन दिवाली होमवर्क? हाँ, एक्चुअल में ये दिवाली होमवर्क इसलिए ताकि इस बात का मैं तुम्हें एहसास दिला पाऊं कि हमें जिंदगी में बहुत बार ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास और थोड़ा सा समय होता तो हम और बेहतर कर देते। हमारे पास और थोड़ा सा समय होता तो हम और बेहतर कर देते हैं। अब देखते हैं, ये सॉल्व करने में मात्र 2-3 मिनट लगने वाले, या 4 मिनट 5 मिनट लगते हैं। देखते दिवाली के बाद तक भी कौन नहीं कर पाता, है ना? और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। अभी तो मैंने तुम्हें बता दी, मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी, ठीक है? तो अब कर लोगे। लेकिन अगर मैं बस होमवर्क लिख के छोड़ देता ना, तो भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते जो दिवाली के बाद में सोचते, अरे यार वो क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं। मैं क्लास में आकर डिस्कस करने लगता, तब याद आता, अरे यार सर ने तो होमवर्क करने का बोला था, वो तो मैंने किया ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरे पास जिंदगी में और थोड़ा सा ज्यादा समय होता तो मैं और बेहतर कर लेता, या आपको अगर अभी लगता है अरे नीट का एग्जाम तो आ गया, 5 महीने बचे हुए, 4-5 महीने बचे हुए, अगर मैं और पहले से तैयारी करता या करती तो और अच्छा कर लेती, या अगर आप इस साल क्लास 12th में और आपको लग रहा है कि अरे नहीं चलो कोई बात नहीं, अगले साल और बेहतर कर लेंगे, ठीक है? तो ये सोचो कि ये जो 2 मिनट का कैलकुलेशन, ये तो मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी, तो मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे, वरना अगर मैं नहीं बताता तो ये 2 मिनट का कैलकुलेशन भी 90% जनता दिवाली के बाद भी नहीं करती, है ना? तो बाकी आगे समझदार को इशारा काफी है। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुंडली में धारा 5.8 एम्पियर है तथा उसका प्रेरक तो 2 हेनरी है, तो संबंधित फ्लक्स बताइए। बहुत ही आसान सी बात, बहुत ही आसान सी बात, संबंधित फ्लक्स बताना है आपको। जल्दी से बता दो संबंधित फ्लक्स क्या होगा। संबंधित फ्लक्स क्या होगा? डी। और कोई?
क्या बोल रहा है ये बच्चा? सर आपके वर्ड्स सत्य घटना पर आधारित है ना, और ये घटना तुम्हारे साथ बीती है, आप बीती है तुम्हारी ये घटना। चलो आ गया सभी का आंसर, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन, एक लाइन का सवाल। हमें क्या बताना है? हमें बताना है फ्लक्स। तो फ्लक्स बराबर होता है एल आई। सर एल दे दिया है 2 इंटू 5.8 11.2 हैंड वेबर, आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन में बोला है कि एक विद्युत चालक 648 जूल की यांत्रिक ऊर्जा को संरक्षित करता है जब उसकी कुंडली में 9 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि धारा का मान 0.45 सेकंड में शून्य हो जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। देखो ई का मान ज्ञात करना, ई बराबर होता है एल डी आई बटा डी टी। अच्छा सर, अब क्वेश्चन में एल नहीं दिया है तुम्हें, धारा में परिवर्तन हुआ है 9 एम्पियर का और कितनी देर में? 0.45 सेकंड में। अब ये सोचो एल कैसे निकाल लोगे, ये सोचो एल कैसे निकालोगे, यह सोचो एल कैसे निकालोगे। कल मॉर्निंग में क्लास रख लो इतनी बजे। देखो बेटा, अगर कल की क्लास किसी की छूट जाती है ना तो ऐसा चिंता ना करो, कल की क्लास में मैं कुछ एक दो और छोटे छोटे से कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं और आप उस क्लास को बाद में भी रिकॉर्डेड देख सकते हो ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले एल निकालना होगा सर हमें। एल तो एल कैसे निकलेगा? हमें ये ऊर्जा दी हुई है, क्यों दी हुई है? क्योंकि यू बराबर होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो यू कितना है? 648 बराबर होगा हाफ इंटू एल। एल कितना दिया हुआ है सर? एल तो निकालना है। आई कितना है सर? आई है 9, 9 का वर्ग। अब इसको हल करो, आंसर आ जाएगा आपके सामने। 648 अपॉन में 9 इंटू 2 बराबर होगा एल के। तो क्या 9 के पहाड़े से कट सकता है? क्या 9 के टेबल से कटेगा? बिल्कुल सर कट सकेगा। तो हो जाएगा 71 हो जाएगा, और नहीं 72 हो जाएगा, और फिर से कटेगा तो यहाँ पे 8, 8 इंटू 2 16, 16, 16। तो एल की वैल्यू 16 हेनरी आ गई। अब एल की वैल्यू आ गई तो उसे उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो हो जाएगा 16 इंटू 9 अपॉन में 4.5। बस इसको सॉल्व करके आंसर लिया। कितना आ रहा है जल्दी बता दो सर, यहां से उड़ाओ, 2 जीरो लगाओ, ये हो जाएगा सर 5। ठीक है, ये हो जाएगा 16 इंटू 100 बटे में 5, या आप 14 से 20 लिख सकते हो, है ना। तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा सर 320 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है मामला? क्या ये कहानी सभी को समझ में आ गई? क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे? चलो आगे बढ़े। अच्छा, एक दो में तुम्हें सर्किट वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ। इसमें सर्किट वाले क्वेश्चन तो कभी आए नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भाईचारे में मैं आपको ये एक दो सर्किट वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पर एक सर्किट है, और इसमें यहाँ पर मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी बनी हुई है, और यह एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल, 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, और यह है एक 5 वोल्ट की बैटरी, और यह एल बराबर है 2 मिली हेनरी। एल बराबर है 2 मिली हेनरी। ठीक है, अब इसमें धारा जो है वो 2 एम्पियर जा रही है इस क्षण पर। इस क्षण पर 80 आएगा। मंजीत कुमार, क्या किया जाए तुम्हारे लिए? कौन सा मन है जो तुम जीत नहीं पाए और तुम्हारा नाम रख दिया मंजीत? तो किसका मन जीतना चाहते हो तुम? ऐसे कमेंट करके मेरा मन तो नहीं जीत पा रहे हो तुम, तो इन कमेंट से आप किसका मन जीतना चाह रहे हो? U बराबर ई आई डेल्टा टी से नहीं होगा। बिल्कुल सही बात, बर्थडे गर्ल ने एक बढ़िया कमेंट करा, है ना। निकिता बिटिया ने बोला कि सर क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती थी? E बराबर
ई बराबर मतलब ऊर्जा बराबर हमें पता है ई इंटू आई इंटू डेल्टा टी, या ई डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, इससे भी कर सकते हो, बात बराबरी है ना। तो यहां पर ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू आपको दी हुई है ना, या ई जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये आपको यहां पर निकालना है। यू आपको दिया हुआ है 648 और धारा आपको दी गई है 9 एम्पियर और ये जगह 0.45। ठीक है, सेम कैलकुलेशन है, आंसर वही आएगा। चलो हाँ भाई, हाँ ये सवाल पूरा कर देता हूं मैं। तो इसमें अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि डी आई बाई डी टी, क्वेश्चन में बोला है आपको डी आई बाई डी टी जो होगी, डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 × 10⁻³ प्रति सेकंड है, मतलब 1000 एम्पियर प्रति सेकंड दिया हुआ है आपको ये। और आपको बताना है ए और बी बिंदु के बीच में विभवांतर, ये रहा ए बिंदु, ये रहा बी बिंदु, ए और बी के बीच में विभवांतर डेल्टा वी बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो भाई बताओ जल्दी से हल करो। एक ही क्वेश्चन करेंगे इसमें हम, एक ही क्वेश्चन करेंगे, बस हमें यह देखना होगा कि कौन क्या क्या बन रहा है। हाँ भाई, आया किसी का आंसर? कैसे करेंगे देखो, पहली बात तो ये देखना होगा कि सर समय के साथ धारा बढ़ रही है घट रही है, तो सर समय के साथ धारा बढ़ रही है, तो समय के साथ धारा बढ़ रही है मतलब ये विपरीत दिशा में यहां पर एक बैटरी की भांति व्यवहार करेगा। तो यहां पर ये जो परिपथ है उसको हम बनाएंगे, एक बैटरी लगी हुई है यहां पर, एक और बैटरी लगी हुई है यहां पर, और यहां पर है एक प्रतिरोध 5 वोल्ट, 2 ओम, धारा आ रही है 2 एम्पियर, और यहां पर ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी सर ई डी आई बटा डी टी, ये वैल्यू कितनी आएगी ई डी आई बटा डी टी। तो ये वैल्यू निकालते हैं हम, तो ये वैल्यू आ जाएगी ई बराबर एल डी आई बटा डी टी। तो एल की वैल्यू 2 मिली हेनरी इंटू 10 डी आई बटा डी टी, 1 × 10⁻³ या ये तो कट गया यहां से, ये आ गया 2 वोल्ट, कितना आ गया 2 वोल्ट। तो ये है प्लस में, ये है माइनस में, ये है प्लस में, ये है माइनस में, ये है प्लस में, ये है माइनस में, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया ये है 2 वोल्ट। तो अब मेरे हिसाब से सभी बच्चे चिंटू चीटे की मदद लेकर ए से बी तक जा सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। जल्दी बता दो क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर? इक्वेशन लिख दूं मैं यहां पर, आंसर आ जाएगा क्या, वी ए प्लस से सामने तो -2 वोल्ट, -5 वोल्ट, -2 × 2। इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए वी बराबर आई आर लिखेंगे, ये हो जाएगा वीबी के बराबर, हो जाएगा वीबी के बराबर। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 10 और 2 हो जाएगा सर, सॉरी ये हो जाएगा 4, 4 और 2 और 5, 11। क्या बोलते हो यार, 11 आ रहा है क्या सभी का? वी ए माइनस वीबी जो हो जाएगा वह 11 वोल्ट आ जाएगा, वी ए माइनस वीबी जो आ जाएगा वो 11 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अब हम, चलो अच्छा, अब इसमें ऊर्जा के ऊपर तो हमने बात कर ली है ना। अच्छा एक और बात यार, ऊर्जा जहां पर लिखा है ना हमने, उसमें एक और छोटी सी बात लिख लो, वहां पे जहां पे हमने ऊर्जा लिखा था, इसमें ऊर्जा घनत्व भी लिख सकते हो आप, ऊर्जा घनत्व। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ऊर्जा घनत्व जब ये हमने संधारित्र पढ़ा था, तो उसमें हाफ हाफ जब हमने संधारित्र पढ़ा था तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र में के रूप में ऊर्जा संचित होती थी, तो उसमें हाफ CV² तो कुल ऊर्जा थी, और इकाई आयतन में संचित ऊर्जा हाफ ε0 E² लिखा था। तो वैसे ही यहां पर ऊर्जा घनत्व जो हो जाएगा, मतलब ऊर्जा बटे में आयतन,
ऊर्जा बटे में आयतन, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, बी स्क्वायर बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा अगर आपका किसी का बैकलॉग, अच्छा एक बच्चा बोल रहा है, देखो ये सब बात सभी के लिए बोल देता हूँ यार, कि अगर आप में से किसी का भी किसी भी प्रकार का बैकलॉग हो गया था इन दिनों में, है ना, मतलब कितने भी दिनों में कोई भी बैकलॉग हुआ हो, और आप चाहते हैं कि इस बैकलॉग को कवर कर ले हम, है ना, इस बैकलॉग को हम कवर कर ले, तो उसके लिए एक बहुत ही जोरदार मेथड बता रहा हूँ कि अभी जो बचे हुए दिन है ना, इसमें आप लेक्चर्स देखिए। आपको अगर ये 4-5 दिन में आपको ऐसा लगता है कि सर मेरा कोई सा टॉपिक था, कोई सा चैप्टर था जो मेरे को नहीं आया था, और जो रिसेंटली, है ना, जो रिसेंटली आपने चैप्टर्स पढ़ाए थे उनमें से कोई सा छूट गया था, तो इन बचे हुए दिनों में लेक्चर्स देखिए उसके, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बाकी सारे बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि जिनको नॉर्मल तरीके से, है ना, कि नॉर्मल तरीके से जो सब कुछ पढ़ रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, अभी तक ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं सर कि दिवाली के बाद मैं बाकी सब जितने लोग हैं उनसे और बेहतर बन जाऊं। तो अगर आप बाकी सबसे बेहतर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए बस एक ही छोटी सी बढ़िया सी एडवाइस देना चाहूंगा मैं आप लोगों को, कि आपको क्या करना है कि इन बचे हुए दिनों में, स्पेशली फिजिक्स में, जितने क्वेश्चंस आपके बचे हुए, जहां जहां के क्वेश्चन बचे हुए, वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। टारगेट सेट कर लो कि आज ही बना लो कि यार मुझे इस दिन में इतने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इन चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। टारगेट बनाओ, उस पर काम करो, दैट्स इट। उसी से सब आप बढ़िया कर पाओगे, और बाकी दूसरों से और आगे निकल पाओगे। चलो, तो ये वाली कहानी यहीं पर ही हमने खत्म कर दी है। इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस तो नहीं बचे हुए, हाँ बचे हुए हमारे और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए। चलो ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन पढ़ो, जवाब बताओ। हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, चिंता ना करो। पहले ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पढ़ो, जवाब बताओ। क्वेश्चन पढ़ो, जवाब बताओ। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 ओम तथा 5 हेनरी प्रेरक की एक प्रेरक कुंडली 100 वोल्ट बैटरी से संयोजित है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा, तो देखो अब 10 ओम से आपको मतलब है क्या? पता नहीं सर, 10 ओम का क्या करेंगे हम। चलो ठीक है, संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर होता है। अच्छा सर, हाफ इंटू 5 इंटू धारा तो मुझे पता ही नहीं है, धारा तो मुझे पता ही नहीं है। एक्चुअल में इस सवाल में जो मुझे ये दिया गया है ना कि 10 ओम और 10 100 वोल्ट, इससे मैं धारा निकाल सकता हूं, क्योंकि धारा कब जाती है हमें पता है सर, जब प्रतिरोध होता है तब धारा जाती है ना। देखो ये जो है, एक्चुअली एक ऐसी कुंडली है सर जिसका प्रतिरोध भी और प्रेरक भी है, बिल्कुल हो सकता है ना यार। मान के चलो मैंने बनाई यहाँ पे कुंडली, तो ये कुंडली किसकी बनती है? किसकी बनती है कुंडली? सर ये कुंडली बनेगी तो तार की, और तार का सर प्रतिरोध तो होगा ही होगा। कुंडली बनेगी तार की, और तार का प्रतिरोध तो होगा ही होगा, है ना, तार का प्रतिरोध तो होगा ही होगा। तो अगर तार का प्रतिरोध है, तार का प्रतिरोध है, तो उसमें यही वैल्यू दी हुई है 10 ओम, 10 ओम 5 हेनरी। आई बात समझ में? तो इसमें धारा निकालना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। धारा कितनी हो जाएगी सर? सर धारा बराबर हो जाएगी 100/10, यह हो जाएगा 10 एम्पियर। उठा के रख दो यहाँ पे, तो हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 10 का वर्ग। 10 का वर्ग होता है 100, 100/2 करोगे 50, 50 इंटू 5 करोगे 250 आ जाएगा, 250 जूल सही जवाब होएगा, बिल्कुल सही बात। चलो अगला सवाल, एक प्रेरक में ऊर्जा संचित होती है, बहुत ही आसान सी बात, एक प्रेरक में ऊर्जा संचित होती है किस रूप में? पहले बेटा होमवर्क करना है सभी को, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाने हैं। 10 सेकंड का आंसर है, 10 सेकंड का सवाल है, जल्दी से बता दो क्या आएगा आंसर।
सी, बिल्कुल सही बात। क्या करता है सर? चुंबकीय क्षेत्र को संचित करता है। चलो अगला सवाल, 2016 का सवाल है ना, 16 के सवाल के सवाल थोड़े होते हैं टेढ़े। चलो सवाल पढ़ो। सवाल में बोला है कि एक लंबी परिनालिका में सर 1000 फेरे हैं। बहुत बढ़िया। जब परिनालिका में धारा 4 एम्पीयर प्रवाहित होती है तब इस परिनालिका के प्रत्येक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है वो दिया गया है आपको। तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व बताइए। बताओ 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 बताओ, क्या आएगा जवाब? क्या आएगा जवाब? क्या आएगा जवाब? 1 हेनरी। चलो देखते हैं कैसा आया बच्चों का आंसर। 1 हेनरी, डी। चलो ठीक है। फेरे दिए 1000, परिनालिका में धारा जारी है 4 एम्पियर। तो हमें पता है फाई बराबर होता है एल आई। ओके सर। तो हमें बोला है कि यहाँ पर फ्लक्स कितना है सर? इसका फ्लक्स जो है वो है 4 × 10⁻³ ओके। एल का मान मुझे बताना है, धारा है 4। ओए होए 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 सर, ये 1000 का क्या करे? देख, ये जो फ्लक्स है वह किससे है? प्रत्येक फेरे से। तो इंटू 1000 कर ले, मामला खत्म। मामला खत्म, इंटू 1000 कर ले। क्यों इंटू 1000 कर ले? क्योंकि यहाँ पर 10 या 3 फेरों की संख्या दी हुई है। मतलब सर मैं लिख सकता हूं इसे एन 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 फाइव। क्यों? क्योंकि ये फ्लक्स एक के कारण है, इंटू एन कर दिया तो हमारे पास 1000 कुंडली के कारण आ गया। तो 10 की 3 10 की 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, एल की वैल्यू होगी 1। 1 हेनरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। 10 सेकंड का एक और सवाल, 10 सेकंड का एक और सवाल, जल्दी से जवाब बताओ। 1993 में, बहुत ही पुराना सवाल। सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। सी पक्का। कुंडली में एन, कैपिटल एन फेरों की संख्या, तो क्या होगा? एन स्क्वायर के समानुपाती होगा। बिल्कुल सही बात। ओके, 1993 का एक और सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। जल्दी से सवाल पढ़ो। देखो इससे ना एक्चुअल में पिछले कुछ समय से ज्यादा सवाल आए नहीं है ना। ज्यादातर जो सवाल है, मैंने आपको बताया था ना कि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय प्रेरण दोनों मिलकर एक चैप्टर बना दिए आजकल। तो जो ज्यादातर सवाल आए हैं वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ना होते हुए प्रत्यावर्ती धारा से आ रहे हैं आजकल ज्यादा। तो वो अगला चैप्टर हमें पढ़ना है। अच्छा, एक और बात, जिन भी बच्चों के, यार देखो, अगर आप लोग आज ही के दिन, याद रखना, आज ही के दिन क्लासेस खत्म करने के बाद में अगर अपना टारगेट सेट कर लेते हो कि आपको आने वाले 4 से 5 दिन में क्या क्या करना है, तो ही आप अपने आप को और बेहतर बना पाओगे। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अरे अभी तो दिवाली है, मैं सोच लूंगा, मैं कर लूंगा, मेरे को छुट्टी मिली है, मैं तो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से कर लूंगा, है ना। एक वो देखा होगा ना कि कुछ लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे भैया हमें तो दिवाली की छुट्टी, है ना। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने आज से 1.5-2 महीने पहले से ही, ठीक है, और ये मैं रियलिटी वाली बात बता रहा हूँ, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 1.5-2 महीने पहले से कुछ कुछ चीजें छोड़ते आ रहे हैं। क्यों? अरे 1.5 महीने बाद, अगले महीने तो दिवाली है, उस समय छुट्टियां मिलेगी, तब कर लूंगा मैं ये काम। और अगर आप भी उनमें से हो जो जिन्होंने बहुत पहले से कुछ कुछ छोड़ रखा है, या
अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बोला कि अरे नहीं हम तो दिवाली के समय कर लेंगे, तो जो दिवाली के समय कर लेंगे वाली बात होती ना, तो गई भैंस पानी में वाली बात हो जाएगी। ठीक है, आप लोग सोचोगे मैं करूंगा 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 और कुछ नहीं कर पाओगे। उसके लिए आज ही टारगेट सेट करना होगा कि आपको कब क्या क्या करना है, उसके हिसाब से ही कार्यक्रम होगा। है ना, जिनके शॉर्ट नोट्स नहीं बने वो शॉर्ट नोट्स बना लो हर एक चैप्टर के। जिनके अगर कुछ नोट्स इनकम्प्लीट है तो नोट्स कंप्लीट कर लो। देखो ये हर एक के लिए अलग अलग होगा यार, वो आपको खुद को डिसाइड करना है कि मेरा क्या क्या बच रहा है, क्या क्या छूट रहा है और मुझे कहां पर कितना पढ़ना है। एक कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक जिसमें 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल बनता है जब धारा 3 एंपियर से 2 एंपियर 1 मिली सेकंड में परिवर्तित होती है, तो E बराबर L डेल्टा I बटा डेल्टा टी करेंगे हम। E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू 5, L की वैल्यू हमें निकालनी है। धारा में परिवर्तन तो सर 2 माइनस 3 बटे में 1 मिली सेकंड 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें ये मल्टीप्लाई करते तो 5 गुणा 10 की घात माइनस 3, ये -1 ये माइनस और यहां से -1 आएगा तो कुल मिला के L ही बच जाएगा। ये आंसर आ गया 5 गुणा 10 की घात माइनस 3, यह हम इसे कह सकते हैं 5 मिली हेनरी। ठीक है, 10 सेकंड का आंसर। चलो अगला सवाल। एक स्व प्रेरक L का मान दिया हुआ है 1 से 11 एम्पियर तक 4 ms मतलब मिली सेकंड में धारा बदलती है, तो प्रेरक का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 11th का रिवीजन कर सकते हैं, हाँ 11th का भी कर सकते हो, लेकिन 12th का करो तो ज्यादा बेहतर है। बाकी 11th का भी कर लो, 11th का भी कर लो। ना मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको देते रहूं बीच बीच में, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर ही डाल पाऊंगा, है ना। वो आपको मतलब ऑब्वियस सी बात है, अभी ऑफिस में कोई होगा नहीं 4-5 दिन तक, तो आपको ऐप में नहीं मिल पाएंगे, वो टेलीग्राम चैनल पे मैं डालता रहूंगा। चलो क्वेश्चन में हमें ई का मान बताना है फिर से। एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी होता है, एकदम आसान सा सवाल। तो एल की वैल्यू होगी 40 मिली हेनरी 10 की घात -3 इंटू धारा में परिवर्तन 11 - 1 बटे में 4 मिली सेकंड 10 की घात -3। तो -3 4 4 कट गया, 100 आंसर आ गया, 100 वोल्ट आंसर आ जाएगा, 100 वोल्ट आंसर आ जाएगा। हाँ चलो आगे बढ़ते। एक और इंपॉर्टेंट सी बात करनी, मतलब ये छोटी सी चर्चा होती है बस 5-7 मिनट की, वो करेंगे हम, फिर आपकी क्लास की छुट्टी हो जाएगी, है ना। फिर हम अच्छा कल की क्लास यार एक बार मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने तो हाँ बोल दिया है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वहां पर भी 2 लोग तैयार होने चाहिए जो मेरी क्लास अरेंज कर पाए। मतलब यहाँ तो सिस्टम सारा सेट कर दूंगा, लेकिन क्लास पैनल पे डालना वगैरह, क्लास के बाद में आपको पीपीटी मिले ना मिले, है ना, तो वो वाली बात मैं एक बार कर लेता हूं। बाकी एक छोटा सा टॉपिक लास्ट हमारा बचता है, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। युग्मन गुणांक। युग्मन गुणांक क्या होता है? देखो अब हमने पढ़ लिया कि भैया हमारे पास एक कुंडली होती है जिसका हमारे पास स्वप्रेरण होता है, एक कुंडली होती है जिसका अन्योन्य, मतलब 2 कुंडली होती है जिसका अन्योन्य प्रेरण होगा। तो मान के चलो मेरे पास यहां पर एक कुंडली रखी हुई है, ठीक है, और एक और कुंडली यहां रखी हुई है। अब इसमें भी धारा जारी है, इसमें भी धारा जारी है, इसमें भी धारा, दोनों में धारा समय के साथ बदल रही है, दोनों में धारा समय के साथ बदल रही है, दोनों में धारा समय के साथ बदल रही है। तो अब अगर दोनों में धारा समय के साथ बदल रही है, तो यार इस कुंडली का खुद का स्व प्रेरकत्व L1 आएगा, इस कुंडली का खुद का स्व प्रेरकत्व L2 आएगा, है ना। ऊपर वाली कुंडली का स्व प्रेरकत्व L1 आएगा, नीचे वाली कुंडली का स्व प्रेरकत्व L2 आएगा। खुद का ही प्रेरकत्व होगा, खुद का ही प्रेरकत्व होगा L1 और L2।
ठीक है, पहली बात। अब अगली इंपॉर्टेंट सी बात ये होगी कि सर दो कुंडलियां है तो उनका खुद का एम भी होगा, उनका खुद का एम भी होगा। आप चाहो तो मैं इसको डिराइव भी कर सकता हूं, आप चाहो तो मैं सीधे फॉर्मूला भी बता सकता हूं, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि जब ये दोनों कुंडलियां, देख क्या क्या हो सकता है, दोनों एक दूसरे के अंदर घुसा कर रख दी जाए, जैसे यहां पर रखी हुई पी और आर, पी और एस, हो सकता है दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूर रखी हुई हो सकता है दोनों एक दूसरे के लंबवत रख दी, मतलब एक दूसरे से बहुत दूर दूर रख दी जाए, मतलब पहले वाले का कोई भी फ्लक्स दूसरे वाले से नहीं जा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग या युग्मन गुणांक, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में से, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, अगर मान के चलो मेरे पास एक कॉइल है और दूसरी कॉइल है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग या युग्मन गुणांक ये बता रहा है कि एक्चुअल में ये दोनों का जो युग्म बना है, इनके बीच में कितने कितने बेहतर तरीके से फ्लक्स एक दूसरे प्रवाहित करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि एक का फ्लक्स दूसरे वाले को कितना बेहतर रूप से मिल पा रहा है, वो कौन बताता है, वो यहां पर युग्मन गुणांक बनाता है, सॉरी युग्मन गुणांक बताता है। तो ये होता क्या है, तो इसे हम चिन्हित करते हैं के से, है ना, इसे हम चिन्हित करेंगे के से, और के, सॉरी, के क्या होता है, के का मैक्सिमम मान 1 हो सकता है और के की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है हमेशा। तो के जो होता है एम अपॉन में अंडर रूट L1 L2, है ना। के, सॉरी, के जो होता है वो बराबर होता है एम बटे में अंडर रूट L1 L2। ये कैसे आया, ये आप चाहे तो मैं आपको ऐसा बता भी सकता हूं, एक मिनट रुको यार, यहाँ पे एम का स्क्वायर, ठीक है, हाँ सही, अंडर रूट L1 L2 हो गया, ठीक है। हम चाहते उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एम स्क्वायर अपॉन में L1 L2। यह के क्या मान आता है, अब ये बता क्या रहे, जैसे अगर मान के चलो कि अगर मेरे पास आदर्श युग्मन हो रहा है, मतलब कि एक कॉइल दूसरी कॉइल के अंदर पूरी पूरी घुसी हुई है, मतलब पहली कॉइल का फ्लक्स पूरा पूरा दूसरी कॉइल से जा रहा है, दूसरी कॉइल का पूरा पूरा पहली कॉइल से जा रहा है, तो इसमें के की वैल्यू 1 आ जाएगी, और इसमें एम बराबर हो जाएगा अंडर रूट L1 अंडर रूट L2 के। अगर मान के चलो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से दूर है, तो इसमें के की वैल्यू 1 से 0 के बीच में होगी, ठीक है। अगर मान के चलो यहां पर जैसे जैसे इनके बीच में दूरियां बढ़ाओगे आप, तो के की वैल्यू जो है वह बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, या एम की वैल्यू जो है वो भी बढ़ेगी, ना। जैसे अगर, सॉरी, अगर इन दोनों के बीच में दूरी कम करोगे, दो कॉइल है, दो कॉइल को पास ला रहे पास ला रहे पास ला रहे पास ला रहे, तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, या इनमें के की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और अगर एक दूसरे के लंबवत रख दिया तो के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बस ये एम के बारे में आपको पता होना चाहिए, के के बारे में पता होना चाहिए, है ना। अब इसमें आप इसे डिराइव भी कर सकते हो, ये जो मैंने फॉर्मूला लिख के बताया आपको, आप बोलो तो 1 मिनट में मैं डिराइव भी कर दूं, आप बोलो तो 1 मिनट में मैं डिराइव कर दूं इसको, ये कैसे आया, ये जो आया ये कैसे आया, मैं 1 मिनट के अंदर डिराइव करके दे सकता हूं आपको। बस कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूले रखना है। कौन से फॉर्मूले सर, L1 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो आपने लिखी थी म्यू नॉट, है ना, इसमें फेरों की संख्या N1 बोल देते तो म्यू नॉट N1 का स्क्वायर L इंटू ए हो जाएगा, L2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट N2 का स्क्वायर L इंटू ए हो जाएगा। M जो होता है वो क्या होता है, M की वैल्यू, सर M की वैल्यू जो होती है वो होती है म्यू नॉट N1 N2 L इंटू ए, ठीक है। अब अगर मैं L1 L2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, L1 L2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, सर ये मल्टीप्लाई होंगे तो म्यू नॉट का स्क्वायर बन जाएगा, L का स्क्वायर बन जाएगा, ए का स्क्वायर बन जाएगा,
n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर है ही ऑलरेडी। तो ये टोटल क्या लिखा हुआ है, पूरे का स्क्वायर लिखा हुआ है। और ये पूरे का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, m का स्क्वायर हो गया। तो L1 L2 जो होगा वो m स्क्वायर के बराबर होगा जब इसमें 100% कपलिंग हो जाएगी। जितना दूर जाए जितना दूर जाएंगे तो इनका m घटता जाएगा और k की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, तो आप यहां से ये सारी बातें भी देख सकते हैं कि m, इसमें जो m होगा, अगर मेरे पास दो कॉइल है तो इसमें m किन किन पर निर्भर करता है, ये वैसे वही वाली बातें है जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले लिख कर बताई है, लेकिन फिर भी आप एक बार यहां से रिवाइज कर सकते हो ना, क्या कि घेरों की संख्या पर निर्भर करता है, स्व प्रेरकत्वों पर निर्भर करेगा L1 L2 खुद जो है वो घेरों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, माध्यम पर, कुंडलियों के मध्य दूरी पर, कुंडलियों के अभिविन्यास पर, दोनों के युग्मन गुणांक के पर ना। तो m की निर्भरता अब हमने थोड़ी सी अपडेट कर दी, इन सभी बातों पे m निर्भर करेगा, क्योंकि हम m क्या लिख रहे हैं, m लिख रहे हैं k√L1L2 है ना। एक्चुअल में युग्मन गुणांक जो है वो खुद दूरी पर निर्भर करता है ना, तो वो एक्चुअल में एक ही बात बोली गई है, बस शब्द अलग अलग है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। अच्छा यार, एक और सवाल रह गया, 10 सेकंड में करना, जल्दी जल्दी, चलो नहीं नो होमवर्क, एक और सवाल जल्दी से करो। दो कुंडली का स्व प्रेरण 2 मिली हेनरी और 8 मिली हेनरी है, दोनों को इतना नजदीक रखा गया है कि पहली कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली से भी लिंक हो सके। इनके बीच अंतः प्रेरण मतलब कि अन्योन्य प्रेरण, इतिहास में एक ही सवाल इस पे पूछा गया आज तक। लाला से मिला दो बेटा, वो सो गया अभी है ना, अभी सोया, अभी मैंने 3 बजे के करीब बोला भी था, लेकिन वो सो रहा है। अच्छा, इसका आंसर बताओ, बाकी 2 मिनट का मुझे समय दो, मैं एक बार कल की क्लास कंफर्म कर देता हूं आप लोगों को। हेलो 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 हेलो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा, मैंने बात करी अभी ऑफिस में, तो बात यह है कि कल से कल से ऑफिस में कोई नहीं रहेगा, मतलब आपकी स्लाइड डालने के लिए भी कोई नहीं रहेगा, पीपीटी आप तक पहुंचाने के लिए कोई नहीं रहेगा, होमवर्क है, होमवर्क के लिए भी कोई नहीं रहेगा। और जो भैया क्लास देते हैं, मतलब कि आपको ऐप में दिखाई देती ना अपकमिंग में, जैसे कभी कभी ये होता है कि फिजिक्स क्लास 7:30 बजे दिखाई दे रही है, मैंने 2 बजे दिखा बोला हुआ है, फिर एकदम से 1:30 बजे दिखता है कि अरे हाँ सच में 2 बजे क्लास है ना। तो वो जो भैया टाइम वगैरह शेड्यूल करते हैं वो बोल रहे कि सर मैं तो कर दूंगा, लेकिन बच्चों को कुछ भी नहीं मिल पाएगा, पहली बात। दूसरी बात है ना, अगर बीच में क्लास अटक गई या बीच में कुछ हो गया, वैसे अपनी क्लास में तो कुछ होता नहीं है, तो फिर सर आप समझ लेना अपने हिसाब से। तो मैं सोच रहा हूं कि हम नहीं ही रखते हैं क्लास, ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर करूंगा कि टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जरूर देता रहूंगा, है ना। क्वेश्चन
क्वेश्चन जरूर देता रहूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो उसके बाद में है ना हम लोग बढ़िया तरीके से जब दिवाली के बाद मिलेंगे तो मैं आप लोग को वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करवा दूंगा। ठीक है, तो हम क्लास नहीं रखते हैं। अच्छा, हाँ, और चिंता ना करो, ऐसा नहीं कि दिवाली के जस्ट अगले दिन मैं गुड़गांव आ जाऊंगा, है ना। दिवाली के बाद में भी 2-3 दिन मैं रुकूंगा, क्योंकि मेरे को जो है अभी जाने का रिजर्वेशन नहीं करवाया मैंने। तो चिंता ना करो, दिवाली के 2-3 दिन बाद भी, है ना, दिवाली के कम से कम 2-3 दिन मैं घर से ही क्लास लूंगा, फिर उसके बाद में मैं आ जाऊंगा। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद में हम मिलवा देंगे 100%, या टेलीग्राम पर मिलवा देंगे। चलो, तो अभी की क्लास हम इतनी रखते हैं। अच्छा, इसका आंसर बता दो जल्दी से, इसका आंसर बताओ तो जल्दी से। तो यहां पर एल जो हो जाएगा वो सॉरी, एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा √L1 L2, ये हो जाएगा √2 × 8, यह हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 मिली हेनरी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो लगभग हमारा कंप्लीट ही एक तरीके से। इसमें एक LR परिपथ बचता है जो मुझे आपको बताना है, तो वो मैं आपको बाद में भी बता दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी वो LR परिपथ वगैरह से ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से और पूरी डॉटनेट की टीम की तरफ से। बढ़िया तरीके से जो 4-5 दिन मिलेंगे उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन जरूर करना है सभी को। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। मैं अपनी ओर से भी क्वेश्चन देने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, तो जितना बताया रिवाइज कर लेना। मिलते हैं, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।